हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स प्लस रिवीजन क्लास का चौथा वीडियो है, जो कि ये इंट्रोडक्शन क्लास का लास्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले 3 लेक्चर मैंने अपलोड कर चुके हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू पूरे सिलेबस का मैंने दिया है। ये लास्ट ओवरव्यू होने वाला है। इस वीडियो के बाद डायरेक्टली हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। और जो ओल्ड सब्सक्राइबर है मेरे, उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाला है। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको हेल्प मिलेगा। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अब डायरेक्टली चलते हैं कंटेंट पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट तक किया था, आज उससे आगे बढ़ेंगे। सो जब बीओपी क्राइसिस हुआ इंडिया में 1991 में, जिसके वजह से हमें एलपीजी रिफॉर्म करना पड़ा। दैट मीन्स जो लिबरलाइजेशन है, उसके वजह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक स्कोप मिल गया इंडिया मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो उस वजह से एफडीआई और एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मैंने पढ़ाया था, विच इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इन दोनों का जो इन्फ्लो है वो इंडिया में बढ़ने लगा आफ्टर 1991। आप रिकैप करते चलिएगा सब चीज़। नेक्स्ट है, अब देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर का पॉजिटिव क्या है इंडिया में और उसका नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट कि जैसे हमारा इकोनॉमी ओपन हुआ, तो मैक्सिमम फॉरेन जो प्लेयर हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो क्या किए, अब उनको इंडिया में बिजनेस इस्टेब्लिश करना था। तो जब वो बिजनेस करने इंडिया में आएंगे, तो पहला चीज़ है वो अपना टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। अगर गूगल आएगा इंडिया में तो गूगल अपना टेक्नोलॉजी लेके आएगा। इससे हम लोग, इंडिया का जो नेटिव कंपनी है, वो सीख करके इमर्ज हो सकता है। सेकेंड, बट ऑब्वियस है, हमारा जीडीपी ग्रोथ, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, क्योंकि मोर एंड मोर कंपनी कम्स इन इंडिया, दैट हेल्प्स इन जीडीपी ग्रोथ। देन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। एंड जब कंपनीज आएंगी, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, तो वो कंपनी स्टैब्लिश करेंगी, तो जब उस कंपनी में जो लेबर यूज़ होगा, स्किल्ड लेबर और मैनुअल लेबर, जो भी लेबर यूज़ होगा, वो तो इंडियन लेबर यूज़ होगा। सो दैट मीन्स दैट क्रिएटेड अ काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। ये हमारा एफआई का पॉजिटिव्स हो गया। अब कुछ पॉइंट नेगेटिव देख लेते हैं। डोमेस्टिक मार्केट अफेक्टेड, सिंस हमें पता है 1991 तक भी हमारा मार्केट उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं था। जितने भी इंडस्ट्री वाला काम था वो सब गवर्नमेंट के अंडर था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सब गवर्नमेंट रखा हुआ था, बिकॉज इंडस्ट्री ओपन करने का काफ़ी ज़्यादा बैरियर था। मैंने बताया था उस समय लाइसेंस राज वगैरह के कारण काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोसेस था। बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थे इंडिया में, इनोवेशन कम था। मतलब हमारा डोमेस्टिक मार्केट को टोटली डिस्टर्ब हो गया था व्हेन द फॉरेन प्लेयर केम इनटू इंडिया। एमएसएमई इफेक्टेड हुआ था। एमएसएमई मींस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। जो छोटा छोटा इंटरप्राइजेस था, छोटा इंडस्ट्रीज था, वो इंटरप्ट हुआ। बिकॉज एक एक जगह आप सोचिए, एमएसएमई कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है। सपोज एमएसएमई हमारा एफएमसीजी का है, एफएमसीजी गुड्स का है, फास्ट मूविंग गुड्स का, जस्ट लाइक बिस्किट वगैरह बना रहा है। बिस्किट हुआ, चिप्स वगैरह अगर हमारा कंपनीज बना रहा है। और सेकेंड, जब बिगर कंपनी आ जाएगा, जैसे बिगर कंपनी पार्ले वगैरह अगर कंपनी इंडिया में आ गया, तो पार्ले का क्या है कि काफ़ी इकोनॉमी ऑफ स्केल है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है कि आप प्रोडक्शन इतने बड़े स्केल में कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल यूनिट का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट कम होगा। तो पार्ले जो अपना चिप्स या बिस्किट बेचेगा, वो कम प्राइस में बेच सकता है। तब जो एमएसएमई उतने प्राइस में अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस उससे ज़्यादा पड़ जाएगा जितना पार्ले मार्केट में उतार दे रहा है प्रोडक्ट को। उससे हमारा एमएसएमई इम्पैक्ट हुआ। एक टर्मिनोलॉजी आप समझिएगा, फ्लाइट ऑफ कैपिटल। ये एक इशू था। फ्लाइट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है सडन मूवमेंट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ द इकोनॉमी, जनरली विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आपको पता है कि जो एफआईआई है, वो हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारे बॉन्ड मार्केट, डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली। तो सपोज जब अभी इंडिया का सिचुएशन सिचुएशन पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो उन लोग
ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे इंडिया में कुछ नेगेटिव हुआ, या तो पॉलिटिकल रीज़न की वजह से या कोई भी ग्लोबल रीज़न की वजह से, तो ये क्या होगा कि जितने एफआईआई हैं जो फॉरेन जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए, वो डायरेक्टली अपना पैसा सडनली रैपिड रेट से निकालने लगेंगे। सो इसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ कैपिटल, मतलब रैपिड एक्सक्लूजन और रैपिड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। सो एफआईआई के केस में ज़्यादा होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर न्यूज़ सुनते होंगे तो आपने सुना होगा कि जनवरी में एफआईआई ने इतना मनी इंडिया में इन्वेस्ट किया, फरवरी में इतना मनी इंडिया से निकाला। तो वो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेंशन से। सो ये एक प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कंस्ट्रेंट फॉर ओवर टर्सराइजेशन एंड लेस डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैंने 2-3 बार बताया है कि इंडिया ने जो प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली टर्सरी सेक्टर पे मूव किया, सेकेंडरी सेक्टर को ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया। देन अब इसका रीज़न देख लेते हैं, क्या रीज़न था कि सेकेंडरी सेक्टर हमारा सही से डेवलप नहीं हो पाया। सो पहला रीज़न देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए हमें बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। रेल, रोडवेज, पोर्ट, शिप, ये सब अच्छा चाहिए, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल, सो रॉ मटेरियल के लिए सप्लाई चेन रिजिलियंट, मतलब हमारा रोड रेलवे काफ़ी जल्दी पहुंचना होगा। अदरवाइज आप सपोज अगर हमारा रोड और रेलवेज कॉस्ट इफिशिएंट नहीं है और टाइम इफिशिएंट नहीं है, तो आप समझिए जो रॉ मटेरियल का ज़रूरत मुझे मंडे को है वो हम मुझे मिलेगा वेडनेसडे को, 2 दिन लेट मिलेगा। और कॉस्ट इफिशिएंट के वजह से जो 10 रुपया में पर कॉस्ट पड़ रहा था अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, और अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमें 20 रुपया पड़ रहा, तो ये 20 रुपया अल्टीमेटली हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में जाएगा। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में वो अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, बिकॉज सप्लाई चेन और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से वो हमारा कॉस्ट को पुश कर दिया है। और दैट समटाइम लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऑल्सो, दैट आई हैव एक्सप्लेन इन लास्ट वीडियो। आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, आप जाके वो तीनों वीडियो देखिए, देन आपको ये वीडियो थोड़ा इंटर रिलेटेड लगेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला फैक्टर देख लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट फैक्टर रेगुलेशन का था। हमें पता है कि जो इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने में लाइसेंस राज, हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। आपको क्या प्रोडक्शन करना है उसके लिए लाइसेंस, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, आप प्राइस क्या रखेंगे, मार्केट में कैसे बेचना है, जितने चीज़ों के लिए लाइसेंस और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था। तो उस समय रेगुलेशंस ज़्यादा था, इस कारण से भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ नहीं पाया। थर्ड है टेक्नोलॉजी एंड R&D। मैक्सिमम तो PSU लेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही चल रहा था, कुछ कुछ जो प्राइवेट था वो निग्लिजिबल अमाउंट में था, लेकिन जो PSU लेड है मतलब हमारा, और क्लोज इकोनॉमी के होने के वजह से जो जितने भी PSU में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहे थे उसमें कोई इनोवेशन, बिकॉज आपको पता है कि जब भी किसी भी फील्ड में कंपटीशन नहीं होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि वहाँ इनोवेशन खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ के केस में, अगर इफ़ यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन लाइफ यू विल नॉट ग्रो, यू सिंपली सिट। जैसे जॉब में होता है 9 to 5 जॉब, जनरली पीपल आर स्टक इन 9 to 5 जॉब। द रीजन इज दिस प्रोवाइड्स द सेफ्टी, दिस डज नॉट गिव्स यू द गूजबम दैट कि आपको कुछ करना है। सो सेम चीज़ है, जहाँ कंपटीशन नहीं होगा वहाँ पर इनोवेशन का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। तो जिस कारण से टेक्नोलॉजी, और हम लोगों ने उस समय R&D पे भी कम ध्यान दिया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होता है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होता है, मतलब उसके लिए मनी रिक्वायरमेंट है। और अपने को पता है कि उस समय में 1991 से पहले हम लोग काफ़ी पॉवर्टी से ही जूझ रहे थे, फॉरेक्स रिजर्व हमारा डिप्लीट हो रहा था, तो एक तरह से मनी के लेवल पे भी क्राइसिस चल रहा था। एक रीज़न वो हो गया। एंड एक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीज़न है कि इनफॉर्मल सेक्टर काफ़ी था, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है या MSME, ये सब का मात्रा ज़्यादा था रैदर देन बिग इंडस्ट्रीज। और ये सब इंडस्ट्री क्या है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा नहीं उठा पाता, क्योंकि स्मॉल यूनिट में इन लोग मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो टोटल जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ पर प्रोडक्ट, जैसे एक प्रोडक्ट जो बना रहा इसका कॉस्ट 10 रुपया मान के चलिए आ रहा है, और अगर यही इकोनॉमी ऑफ स्केल दैट मीन्स एक साथ अगर 100 प्रोडक्ट बनाता है तो इसका कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट सपोज 10 रुपीज़ आ रहा, अब एक साथ मान के चलिए 10,000 प्रोडक्ट बन रहा है,
सो अब मशीनरी वगैरह ऐड कर लेंगे तो अब पर यूनिट कॉस्ट उसको सपोज 8 रुपया लगेगा। तो यही जो डिफरेंस आ जाता है 10 और 8 में, इसको ही बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। मतलब लार्ज लेवल पे आप प्रोडक्शन करेंगे तो अब लार्ज लेवल मतलब एक बल्क में आप रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करेंगे तो उसमें आपको कुछ कंसेशन मिल जाएगा, कुछ प्राइस डिफरेंस मिल जाएगा। आप बल्क में इंपोर्ट करेंगे तो आपका जो सप्लाई का जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा, एक मशीन ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करवा सकते हैं। तो इससे इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा हम लोग नहीं उठा पाए बिकॉज ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर। सो ये हम लोग देख लिए वाई वी मूव डायरेक्ट ओवर टर्सराइजेशन क्यों हुआ। देन अब समझते हैं दो डिमांड के बारे में। इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा कवर किया था, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड। सो इसको सिंपल भाषा में समझिए कि जब डिमांड नहीं, ये प्राइस के लेवल पे है, जब प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, प्राइस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है या ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो डिमांड में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। मतलब प्राइस के इम्पैक्ट से डिमांड ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा कम हो जा रहा है, थोड़ा सा कम या थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो लेकिन डिमांड में कुछ ज़्यादा ही चेंजेस दिख रहा है, या तो ज़्यादा बढ़ जा रहा है या ज़्यादा कम हो जा रहा है, इसको बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। मतलब थोड़ा, मतलब ज़्यादा सेंसिटिव आप मान के चलिए कि प्राइस सेंसिटिव है। वन इज इन इलास्टिक इज प्राइस इनसेंसिटिव, इलास्टिक मीन्स प्राइस सेंसिटिव। सो जैसे प्राइस जो भी प्रोडक्ट होगा जो इन इलास्टिक होगा, आप प्राइस जितना भी बढ़ा लो, जैसे नेसेसरी गुड है, इसको मैं आपको थोड़ा सा इस सीट में समझा देता हूँ। इन इलास्टिक एंड सेकेंड इलास्टिक, इसमें क्या होगा, इन इलास्टिक में क्या होगा कि अगर प्राइस का मूवमेंट जितना भी कर लो, डिमांड में कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आने वाला है। डेल्टा डी दैट मीन्स चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं। सो डिमांड में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आने वाला है। इसमें हम लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसमें जैसे नेसेसरी गुड आ जाता है, जैसे मेडिसिन वगैरह आ गया, वाटर आ गया, ये सब क्या है कि अगर मेडिसिन का प्राइस अगर आज 10 है, कल 100 भी है, तो आपको तो खरीदना है, बिकॉज आपको तो मेडिकल कंडीशन में है, वो तो एनीवे आपको खरीदना होगा। तो इसमें प्राइस के फ्लक्चुएशन से डिमांड का फ्लक्चुएशन नहीं होता। इसका मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो डेल्टा पी है, मतलब चेंज इन प्राइस, और डेल्टा डी, इसका क्या रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि अगर प्राइस में चेंजेस अगर होगा, ज़्यादा चेंजेस होगा, तो डिमांड में चेंज कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ देखिए आप, इलास्टिक डिमांड आप देख रहे हैं, डेल्टा डी बाई डेल्टा पी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ भी एग्जैक्टली वही होगा। सॉरी, इन इलास्टिक वाला में देख रहे हैं, इन इलास्टिक में आपको क्या दिख रहा है, डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी लेस देन 1, तो एग्जैक्टली यही आपको यहाँ भी दिख रहा है कि इन इलास्टिक में प्राइस से कोई मतलब नहीं है। प्राइस को अब जितना भी बढ़ा दो, प्राइस जितना भी डिफरेंस बढ़ा दो, डिमांड में डिफरेंस नहीं होगा ज़्यादा। तो इसी को रीसफल करेंगे तो डेल्टा पी बाई डेल्टा डी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड में प्राइस अगर थोड़ा सा ही चेंज कर दिए, डायरेक्टली मान लेते हैं प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस आया, ये डिमांड है, प्राइस में सपोज 10 का वेरिएंट आया, डिमांड में 100 का वेरिएंट आ जाएगा, मतलब यहाँ डेल्टा डी बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स डेल्टा पी बाई डेल्टा डी इज लेस देन 1। सो ये दो इक्वेशन आप समझ लीजिए। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया इन इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड क्या होता है। इलास्टिक डिमांड का लास्ट टाइम एग्जांपल लिए थे, जैसे कोई रॉयल इनफील्ड का एग्जांपल लिए थे, सपोज ये 1.5 लाख रुपए का आ रहा है, ठीक है, इस और इसका प्राइस सपोज सडनली 1 लाख हो गया, केवल 50,000 इसका प्राइस कम हो गया, लेकिन आप डिमांड देखेंगे कि पहले 100 है, तो ये डिमांड लगभग 500 तक चला जाएगा। सो यहाँ पर लगभग 1.5 लाख का 50,000 हुआ, मतलब परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगभग 35% 33% का चेंज आया, लेकिन यहाँ परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगभग 500% का चेंज आ गया है, 5 गुना हो गया है। तो यहाँ पर इसको इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। अब यहाँ समझ लेते हैं, ये जो दो इक्वेशन मैंने बताया था वही सेम इक्वेशन है। अब देखिए, जो पुअर होते हैं और जो रिच होते हैं, ये दोनों इन इलास्टिक डिमांड में आते हैं। इनको प्राइस से कोई मतलब नहीं होता इनकी डिमांड का, बिकॉज जो पुअर होंगे वो वैसे ही जो वही चीज़ यूज़ कंज्यूम कर रहे होंगे जो नेसेसरी है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो उनको प्राइस से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। और जो रिच होंगे वो पैसे देख के खरीदते नहीं हैं, तो उनको भी प्राइस से मतलब नहीं है। मेन इलास्टिक डिमांड होता है मिडिल क्लास के पास,
उनके पास 100 रुपये कमा रहे तो 60-70 में काम चला ले रहे हैं पूरा घर का नॉर्मल चीज़ें, और बाकी का जो बच रहा है 30 रुपया, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि अगर कुछ सस्ता सामान मिल रहा है, सस्ता हो गया, वो 30 रुपये का कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये जनरली इलास्टिक डिमांड में, इलास्टिक डिमांड मिडिल क्लास के केसेस में ज़्यादा देखा जाता है कि डिमांड का चेंजेस ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस। तो इसमें आपको अब डिमांड और इलास्टिक और इन इलास्टिक में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मैंने काफ़ी इन डेप्थ इसको समझा दिया आपको। अब आते हैं 1990 प्लस में, जब एलपीजी रिफॉर्म इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद क्या सिनेरियो था। सो एक टर्म आता है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द करेंसी। जनरली कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है कि सपोज इंडिया में जो बिजनेस कर रहा है, इंडिया के फ्रेम में आप देखिए, इंडिया में जो बिजनेस करेगा, मैं थोड़ा समझा देता हूँ कन्वर्टिबिलिटी। सपोज कोई कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रहा है और इंडिया में सपोज 100 रुपीज़ वो कमाया है, ठीक है। अब ये चाहता है कि खुद अपना अब ये कंपनी बिजनेस को अपना बंद करके फॉरेन अपना देश जाना चाहता है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जैसे सपोज यूएस जाना चाहता है, यहाँ का करेंसी डॉलर है, तो सबसे पहले 100 रुपीज़ को इसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। और इसमें दो टर्म आता है, फुल कन्वर्टिबिलिटी एंड सेकेंड इज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। सो फुल कन्वर्टिबिलिटी मतलब ये जो 100 रुपीज़ कन्वर्ट कराएगा, तो एक पर्टिकुलर रेट चल रहा होगा मार्केट में कि $1 इज इक्वल टू, मान के चलिए अभी का ही रेट 83 ले लेते हैं, 83 रुपीज़ के करीब है। तो जब ये कन्वर्ट कराने जाएगा तो $1 इज इक्वल टू 83 के हिसाब से ही इसका 100 रुपये कन्वर्ट होगा। अगर जितना भी इसके पास पैसा है पूरा 100 का 100 अगर 83 रुपये के रेट से कन्वर्ट हो गया, उसको हम लोग फुल कन्वर्टिबिलिटी बोलेंगे। लेकिन पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी में क्या होगा, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपके पास 100 रुपया है तो जो 50 रुपया है आप ये मार्केट रेट से कन्वर्ट कीजिए। 50 रुपया जो कन्वर्ट होगा वो $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज़ से होगा, मतलब आपको 50 रुपये के लिए मान के चलिए $41.5 मिले, 41 पॉइंट सॉरी ये तो अपोजिट हो गया, 1/83 × 2 समथिंग जो भी मिलेगा उतना डॉलर मिल जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट 50 रुपया बचा, ये गवर्नमेंट बोलेगा कि अब ये 50 रुपये को आप ये जो मार्केट रेट है उससे कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर ये 50 रुपये, फर्स्ट 50 रुपये को अगर मार्केट रेट से कन्वर्ट करेगा तो आप अप्रॉक्सीमेटली भी निकालेंगे तो 0.8 से लगभग $0.6 उसको मिलेगा, लगभग मार्केट रेट के हिसाब से। अब गवर्नमेंट बोलेगा कि इस 50 रुपये में हम केवल आपको $0.3 समथिंग देंगे। सो दिस इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी सिंपल मीन्स आपका कुछ अमाउंट ऑफ पैसा मार्केट रेट से कन्वर्ट होगा और कुछ अमाउंट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करेगा। और रिस्ट्रिक्शन कई लेवल का हो सकता है। पहला लेवल का ये रिस्ट्रिक्शन है, अलग लेवल रिस्ट्रिक्शन कुछ टाइम पीरियड होता है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद ही आप जा सकते हैं। सो ये क्यों होता है आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो कन्वर्टिबिलिटी मैंने समझा दिया। सो रुपीज़ इज पार्शियल कन्वर्टेबल नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल। जो 1990 से पहले जो था ये पार्शियल कन्वर्टेबल था, और फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब है कंप्लीटली डिपेंड ऑन द मार्केट। अभी मैंने जो समझाया सेम चीज़ लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। 1991 के बाद क्या चेंजेस आया, जितना भी जो मनी करेंट अकाउंट से रिलेटेड है ये फुल्ली कन्वर्टेबल होगा, क्योंकि करंट अकाउंट आप पता है जो ट्रेड वगैरह सर्विसेज एक्सचेंज होता है, रिमिटेंसेस होता है, इनकम होता है, वो क्या होता है कि डेली ट्रांजैक्शन होता है। तो उसमें फुल्ली कन्वर्टेबल है कि आप जितना रुपीज़ में कमा रहे हैं आप डॉलर में सेम मार्केट रेट से कन्वर्ट कीजिए और लेके जाइए अपने देश में। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है वो पार्सली कन्वर्टेबल है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कुछ एक पार्ट था जहाँ पर बताए थे हम लोग FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता था, वो यहाँ पर बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। सो बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे तो अगले दिन वो बिजनेस बंद करके वो जाना चाहें, अगले दिन वो सोचे कि चलिए बिजनेस बंद कर देते हैं, सामान सब जितना बेच देते हैं, जितना पैसा मिल रहा है उसको कन्वर्ट करके अपने पास चले जाते हैं। तो घाटा किसका होगा, घाटा तो इंडिया का होगा, क्योंकि उस जब वो बिजनेस इस्टेब्लिश यहाँ पर किए थे तो इंडियन को, जैसे बिजनेस इंडिया में इस्टेब्लिश किए थे तो इंडियन लोग को जॉब मिला था, जो लैंड लीज पे लिए थे उस पर रेंट मिल रहा था, अचानक से ये सब खत्म हो जाएगा तो ये इंडियन गवर्नमेंट को घाटा है, टोटल इंडिया का ग्रोथ पे ये इम्पैक्ट करेगा। इस कारण से जो कैपिटल अकाउंट है उसको फुल कन्वर्टेबल नहीं बनाया गया, उसको पार्शियल कन्वर्टेबल नहीं रखने दिया गया है। सो इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है। सो बिफोर 1991 में जैसे ये जो करंट अकाउंट फुल कन्वर्टेबिलिटी हुआ ये 1991 के बाद हुआ। सो 1991 से पहले जो करंट अकाउंट था वो भी पार्शियल कन्वर्टेबल था कि आप कुछ अमाउंट मार्केट रेट से कन्वर्ट कीजिएगा, जैसे $100 में $60 मार्केट अकाउंट मार्केट रेट से, जैसे 14 रुपीज़ मार्केट रेट चल रहा है,
और बाकी का जो $40 है वो गवर्नमेंट बताएगा कितना रेट से कन्वर्ट करना है। जैसे गवर्नमेंट 7 यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है तो 7 लिख रहा। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था सेम टू सेम ये है। तो बस दो चीज़ याद रखिएगा, 1991 से दोनों कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट बोथ आर पार्शियल कन्वर्टेबल, नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल, बट आफ्टर 1991 the current account become fully convertible and capital is still partially convertible। ठीक है। सो ये मेन कन्वर्टिबिलिटी जो करंट अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल हुआ था ये 1994 में हुआ था। ये आप एक इन्फॉर्मेशन रखिएगा। 1991 के बाद बोला जा रहा, मतलब एग्जैक्ट डेट 1994 है। ठीक है। करेंटली इट इज़ फुल्ली कन्वर्टेबल। ठीक है। अब ये इंस्पिरेशन आया कैसे कि फुल कन्वर्टेबिलिटी क्यों नहीं हम लोग रखें। तो एक एग्जांपल देखते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ 1997 साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस जो कि स्टार्ट हुआ था थाईलैंड से वियतनाम, इन लोग पे एक साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ। वहाँ इसी कारण से हुआ था क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट का स्कीम था वो फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द कैपिटल अकाउंट था। तो हुआ क्या, जितना भी फॉरेन फर्म स्टैब्लिश की थी अपना बिजनेस, तो थोड़ा दिन के बाद क्या हुआ, बिजनेस क्राइसिस हुआ। और बिजनेस क्राइसिस की वजह से जनरली जो कंपनी बिजनेस करने आती है दूसरे कंट्री में, उसका काम होता है वहाँ बिजनेस क्यों करने आएगी कोई कंपनी। दो तीन रीज़न है। पहला, वहाँ उसको चीप लेबर मिल रहा है, या तो रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जा रहा है, या गवर्नमेंट का रेगुलेशंस थोड़ा कम है, रिलैक्स है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, या आप बोल सकते हो टैक्सेस थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। सो इस वजह से बिजनेस करने आता है। और मेन काम होता है कि बिजनेस करके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको कम करना और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करके तो कंपनीज दो चीज़ कर सकता है, या तो उसी कंट्री में मार्केट बना सकता है, जैसे इंडिया जैसा लार्ज कंट्री में अगर कोई कंपनी आएगा तो एज अ मार्केट भी ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन छोटा कंट्री थाईलैंड वियतनाम जैसे कंट्री में तो इसमें क्या होगा कि कंपनीज जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और वहाँ मेन पर्पस होगा एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि आप सामान सस्ता बना लिए, अब वहाँ से आप एक्सपोर्ट कीजिएगा। ये पर्टिकुलर बिजनेस का माइंडसेट होता है। तो हुआ क्या, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जब बिजनेस अच्छा चल रहा था तो ठीक था, लेकिन बिजनेस जब क्राइसिस आने लगा, जब एक्सपोर्ट कम होने लगा, तो इन कंपनी ने क्या किया कि अपना पूरा कंपनी बंद कर दिया, पूरा प्रॉपर्टी बेच दिया, और जो मनी है वो अपने कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट किया और वहाँ से चले गए। जब वहाँ से चले गए तो अब क्या हुआ कि उस कंपनी में जितने भी लोग जॉब कर रहे थे वो सब वहाँ के नेटिव थे। तो वहाँ पर अचानक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया उस कंट्री में, लोकल लोग ही वहाँ फॉर्म में काम कर रहे थे। तो अब ये सिचुएशन इंडिया में ना आए, तो इंडिया गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन, और इंडिया अडॉप्टेड दी इंडिया डिड नॉट अडॉप्टेड द फुल कन्वर्टेबिलिटी। सो उन्होंने ग्रेजुअल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट अडॉप्ट किया कि आप कुछ अमाउंट ही आप कैपिटल अकाउंट से कन्वर्ट कीजिए फुल्ली लेवल पे, मतलब एट द मार्केट लेवल, और बाकी गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कितना रेट है और गवर्नमेंट डिसाइड करेगा टाइमिंग। ऐसा नहीं कि आप आज बिजनेस की बंद की और उठ के चल गए, दिस इज नॉट द वे, क्योंकि इंडिया ने साउथ ईस्ट क्राइसिस से सीख लिया है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी मेंस में भी, व्हाट इज फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। जनरली जो बीओपी क्राइसिस के बाद जितने भी रिफॉर्म हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म जिसको हम लोग ब्रॉडर कैटेगरी में बोलते हैं, एलपीजी तो ब्रॉडर बोल दिए, इसके अंदर भी बहुत सारा रिफॉर्म होगा, जैसे टैक्स रिफॉर्म होगा, या फिजिकल रिफॉर्म होगा, या फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म होगा, वो आगे मैं समझाऊंगा। तो ये सब तो सब कैटेगरीज है। तो जो एलपीजी रिफॉर्म जितने भी इसके अंडर रिफॉर्म थे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने रिफॉर्म लाया गया, उस समय का सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जितने रिफॉर्म लाए, उसको कलेक्टिवली हम फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म बोलते हैं। आप डेफिनेशन भी पढ़िए, ऑल रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड immediately after 1991 BOP crisis, that is balance of payment crisis, to handle the situation is called first generation reform। ये क्लियर हो गया आपको। सो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म 1991 में, और सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म हम बोलते हैं 1999 और 2000 के पीरियड में हुआ था। इसका पर्पस था कि जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में हम लोगों ने कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ इस्टेब्लिश कर लिया था, कुछ हम लोग ग्रोथ प्रोसेस पे थे। आपको पता है ग्रोथ 3-4 साल 10 साल का प्रोसेस नहीं होता, ये एक कंटिन्यूअस ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। इसका ग्राफ ऐसे ग्रेजुअल जाता है। ठीक है। सो हमें जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म था 7-8-10 साल के बाद ऐसा नीड लगा कि और हमें कुछ एडिशनल रिफॉर्म करना होगा, जो प्रीवियस रिफॉर्म है उसमें कुछ ऐड ऑन करना होगा, सो दैट उस रिफॉर्म से जो हमें ग्रोथ मिला है, जो हम एक ट्रैक पे आए हैं, उसको सस्टेन किया जा सके, उस ग्रोथ प्रोसेस को हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सके। सो उसके लिए हम लोग जितना रिफॉर्म पॉलिसी लाएं, दैट इज कंसिडर टू बी ए सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म।
So you can say the second generation reform is to continue the growth process that has been gained through the first generation reform after the BOP crisis. आप ऐसे आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं. तो अब जल्दी जल्दी वर्ड लिस्ट देख लेते हैं. फ्लाइट ऑफ कैपिटल बताए थे, सडन मूवमेंट ऑफ द कैपिटल जनरली बाय FII. इकोनॉमी ऑफ स्केल मीन्स when companies are producing on a mass scale, they buy raw material in bulk, so the reducing the cost of per unit making, so that their product become price competitive. ये क्लियर है. इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड डिटेल में कवर किया है. इंडियन रुपीज पार्शियल कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल करंट अकाउंट के लेवल पे एंड पार्शियल कन्वर्टेबल कैपिटल अकाउंट के लेवल पे. ठीक है. रिस्ट्रिक्शन स्टिल प्रिवेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल अकाउंट, सेम चीज बोल रहा है. साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस थाईलैंड से स्टार्ट हुआ था, जिससे हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट को फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं किया. फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म आफ्टर BOP क्राइसिस, ऑल रिफॉर्म, ऑल LPG रिफॉर्म टिल 1999 इज कंसिडर टू बी फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म. सेकेंड जनरेशन मतलब 1999 से 2000 के बीच में जो रिफॉर्म चला. टू स्टेबलाइज, एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ लिख देंगे. सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म टू स्टेबलाइज द बेनिफिट अचीव्ड फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म. यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा. अभी तक हम लोग सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म तक पहुंच चुके हैं. अब थोड़ा सा हम लोग कुछ कुछ कीवर्ड देख लेते हैं. जैसे NRI डिपॉजिट के बारे में मैंने बताया था, बैंकिंग कैपिटल बोरोविंग, वो बोरोविंग के सेक्शन में मैंने बताया था. NRI डिपॉजिट्स दैट इज FCNR, फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी NRI रिसीट समथिंग था. ठीक है. FII, ये भी टर्म मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर 10% से ज़्यादा शेयर कोई कंपनी में खरीद लेते हैं तो वो डायरेक्टली FDI के अंदर आ सकते हैं. आ सकते नहीं, आ जाएंगे. और उसके बाद अगर उनका शेयर 10 से कम भी होता है तब भी वो FDI के अंडर ही कंसिडर किए जाएंगे. दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर के अंडर ही कंसिडर किया जाएंगे. बिकॉज कोई कंपनी अगर 10% से ज़्यादा शेयर खरीद रहा है, इसका मतलब है वो केवल उसके प्राइस फ्लक्चुएशन से उसको प्रॉफिट नहीं कमाना है, उसको एक्चुअल बिजनेस में इंटरेस्ट है. देन ओनली अ कंपनी कैन बाई मोर देन 10% ऑफ द शेयर. ठीक है. So FII mainly invest in share and debt, share that is stock market, debt market like bond market. अब आपको ये जनरल पता है कि अगर कोई शेयर होल्डिंग 50% से ऊपर हो जाता है तो वो उसका ओनर हो जाता है. 50% से नीचे रहता है या सब्सिडरी फर्म भी बोल सकते हैं. जैसे सब्सिडरी क्या होता है, जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी है, जैसे यहाँ गूगल है. अगर गूगल इंडिया यहाँ पर है, दो कंपनी है, दो अलग अलग यूनिट है गूगल इंडिया. सो सपोज गूगल के पास गूगल इंडिया का 60% शेयर है, मतलब मेजॉरिटी शेयर गूगल इंडिया के पास है. तो यहाँ पर गूगल को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे गूगल इज द ओनर ऑफ गूगल इंडिया एंड गूगल इंडिया इज द सब्सिडरी ऑफ गूगल. सो आपको क्लियर हो गया. जो ओनर होता है ओनर, और जिसका शेयर 50% से ज़्यादा दूसरे कंपनी के पास होता है, दैट कंपनी बिकम सब्सिडरी ऑफ दैट. सो ये क्लियर हो गया होगा. एंड एक इंपॉर्टेंट है, कंपनी रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ये आप जान सकते हैं कि एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द कंपनी रिक्वायर्ड अप्रूवल. दैट मीन्स जो मेजॉरिटी चाहिए कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने कंपनी का, तो वो मेजॉरिटी चाहिए 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर. दैट्स वाई आप कंपनी देखेंगे, जब कंपनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, कोई कंपनी दूसरे को एक्वायर करेगा या दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो उनका एक मोटिव होता है कि वो एटलीस्ट 25% से ज़्यादा शेयर होल्ड करे. क्योंकि 25% से ज़्यादा शेयर होल्ड करेगा तो इसका मतलब है उसके पास 1/4 प्लस मेजॉरिटी आ रहा है वोटिंग का. और आपको पता है 3/4 से प्लस चाहिए मेजॉरिटी कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन का. तो जब तक ये 1/4 वाला अपना कंसेंट नहीं देगा, उस कंपनी में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिया जाएगा. इसका मतलब एक तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है वो कंपनी को. इस कारण से जनरली कंपनी 25% को ज़्यादा इम्फेसिस देती है इस नंबर को. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया. अब आते हैं एक इंडिकेटर देख लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने समझाया था, माइक्रो, मैक्रो और मीजो. सो मैक्रो इज अबाउट एट द लार्ज स्केल नेशनल लेवल पे इकोनॉमी का इंडिकेटर. उसमें इन्फ्लेशन है, GDP है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, डेट, फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज, ये सब आ जाता है. ठीक है. तो अब फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जो LPG के बाद हुआ, इसमें क्या क्या रिफॉर्म यूज़ किया गया. दिस इज बिकॉज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. बिकॉज आप ये जितना भी लिस्ट देख रहे हैं, 1991 के सिचुएशन देखिए आप, ये हमारा इन्फ्लेशन बहुत हाई था, GDP कम था, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा था, क्योंकि कैपिटल अकाउंट डेफिसिट एड ऑन किया था फिस्कल डेफिसिट को, और साथ में वेलफेयर स्कीम में जो पैसा लगा था गवर्नमेंट का, वो ऐड किया था फिस्कल डेफिसिट को, जिसके वजह से गवर्नमेंट को डेट लेना पड़ गया था. डेट का सिचुएशन था. फॉरेक्स मार्केट में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो चुका था.
तो ये पूरे इंडिकेटर नेगेटिव शो कर रहे थे, मतलब हेल्थ इसका नेगेटिव बोल सकते हैं उस पॉइंट पे। तो वी रिक्वायर रिफॉर्म दैट विल वर्क ऑन दिस ऑल इंडिकेटर, बिकॉज अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, अगर कोई दूसरा कंट्री अपने कंट्री को देखेगा कि हमारा इकोनॉमी कैसे चल रहा, सो दीज आर द इंडिकेटर ऑन विच दे मेजर आवर कंट्रीज इकोनॉमी, और एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडिकेटर ओनली दे कैन प्रायोरिटाइज कि इस यहाँ इन्वेस्ट करना है कि नहीं। दैट्स वाई व्हेन वी ओपन द इकोनॉमी वी रिक्वायर द इन्वेस्टर्स अटेंशन टू द इंडिया, सो दैट कि वो यहाँ इन्वेस्ट करे, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस नंबर्स, करेक्ट दिस इंडिकेटर्स। सो उसके लिए हम लोगों ने रिफॉर्म्स किए। अब रिफॉर्म्स देख लेते हैं। उसमें इंडिविजुअल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म है, फिजिकल रिफॉर्म है, एक्सटर्नल सेक्टर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म है। मैंने बताया था फेरा टू फेमा हुआ था, फेरा 1973 था, और फेमा लगभग 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ था। फेरा दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलता था इसमें। फेमा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये सिविल प्रोसीडिंग था। सब लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है। फिजिकल रिफॉर्म दैट मीन्स, फिजिकल जहाँ वर्ड आया आप समझ लीजिए गवर्नमेंट के रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। फिजिकल पॉलिसीज आया मतलब वो पॉलिसी डिसाइड करेगा कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा और एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा। फिजिकल अर्थात गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो आपको कभी डिफरेंट नहीं, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जहाँ फिजिकल स्टूमुलस आया, स्टूमुलस मतलब किसी को एड ऑन करना मनी से, और फिजिकल अर्थात गवर्नमेंट फिर से आया, दैट मीन्स गवर्नमेंट कुछ एड ऑन करेगा मार्केट में। सो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। देन लिबरलाइजेशन, ये एलपीजी का ही एक्सपेंड किया है। सो लिबरलाइजेशन में 2-3 पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है लिबरलाइजेशन। जनरली लिबरलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट का रेगुलेशंस को रिलैक्स करना। सो डीरेगुलेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक फंडामेंटल। इकोनॉमिक फंडामेंटल क्या हो सकता है कि आप प्रोडक्शन क्या करेंगे, आप क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्वांटिटी क्या होगा प्रोड्यूस का, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस डिटरमाइन नहीं करेगा, प्राइस डिटरमाइन गवर्नमेंट करेगा। ये सब इकोनॉमिक फंडामेंटल जितना था ये उस समय गवर्नमेंट कंट्रोल करता था। सो अब डीरेगुलेशन मतलब अब वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगा, अब वो मार्केट पे चला जाएगा। सब प्राइवेट एंटिटी जो भी बिजनेस करेगा वो खुद डिसीजन लेगा कि क्या करना है। डी लाइसेंसिंग, पहले हर छोटे काम के लिए आपको, अगर आपका 2 यूनिट इंडिया में चल रहा है, तीसरा यूनिट खोलना है, तब भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोसेस से जाना होगा। अब वो प्रोसेस थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका है। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब, इन्वेस्टमेंट मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ शेयर खरीद रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आपके पास 100% शेयर है किसी कंपनी का, आप उसको कुछ परसेंट शेयर कुछ पैसे के लिए बेच दे रहे हैं, मतलब 20% शेयर। मतलब शेयर जहाँ बोल रहा हूँ, मतलब शेयर का मतलब होता है ओनरशिप, मतलब कंपनी का ओनरशिप आप बेच रहे हैं। तो 20% ओनरशिप आप बेच दिए, और ऐसे ही बेचते बेचते अगर अगर 50% से ज़्यादा ओनरशिप बेच दिए तो आप उस कंपनी के ओनर ही नहीं रहे। सपोज पहले आपके पास 100% ओनरशिप था और आपने 51% ओनरशिप बेच दिया, तो अब आपके पास बच गया 49%, और जिसको आपने बेचा उसके पास बच गया 51%। तो ये अब ओनर हो गया क्योंकि इसके पास मेजोरिटी शेयर है। ओनर का डेफिनेशन होता है द पर्सन हु हैविंग द मोर देन 50% ऑफ द शेयर इन अ कंपनी। सो 51% जिसके पास है वो बन गया उस कंपनी का ओनर। अभी बहुत केसेस चल रहा है, जैसे हमारा रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है, हमारा एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो रहा है, पीएसयूज प्राइवेटाइज हो रहा है, हमारा जो एलआईसी था जो प्रॉफिटेबल था उसको डाइल्यूट किया गया है, उसे उसका आईपीओ लाके। सो ये एक कंसर्निंग इशू है। और जनरली गवर्नमेंट अपना शेयर सेल क्यों करता है? फॉर द रेवेन्यू पर्पस। उसको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन काम है वेलफेयरिज्म, और वेलफेयरिज्म के लिए उसे पैसा चाहिए। अगर वो टैक्स से पैसा नहीं हो जाता है, या वेलफेयर के अलावा गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा डेट हो गया है कि उसे वो डेट भरने के लिए कहीं से पैसा चाहिए, तो उस केस में गवर्नमेंट एक तरीका अपनाता है डिसइन्वेस्टमेंट का। और जैसे ही गवर्नमेंट 50% से ज़्यादा स्टेक बेच देता है, नाउ दैट गवर्नमेंट एंटिटी इज नो लॉन्गर अ गवर्नमेंट एंटिटी, नाउ दैट बिकम द प्राइवेट एंटिटी। सो दैट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। नाउ कम टू द टैक्स रिफॉर्म। जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए टैक्स रिफॉर्म बहुत जरूरी था, बिकॉज टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रिंजेंट था। आपको पता है कि जो 1991 से पहले हम लोग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन फॉलो कर रहे थे, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन और क्लोज्ड इकोनॉमी। और क्लोज्ड इकोनॉमी में हम लोगों ने देखा था जो टैक्स टैरिफ बैरियर जो हम लोगों ने यूज़ किया था। टैरिफ बैरियर का मतलब है टैक्स इम्पोजिशन, काफ़ी हाई रेट से आप टैक्स लो कि जो बाहर का कंपनी है खुद ही अपना प्रोडक्ट ना बेचे। सो अब बाहर के कंपनी को बुलाना है तो हमें टैक्स रिलैक्स करना होगा। सो दैट्स वाई द टैक्स रिफॉर्म इज इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट पॉइंट आता है टैक्स बेस वाइडनिंग। टैक्स बेस वाइडनिंग मतलब कि
जितने भी पर्सन, जितने भी बिजनेसेस टैक्स के एम्बिट में आता है, उसको, उसका एम्बिट को बढ़ाना। पहले अगर 10 लोग आते थे, 10 बिजनेसेस टैक्स के एम्बिट में आता था, 10 बिजनेसेस टैक्स भरता था। अब हम चाह रहे हैं कि 10 से 100 बिजनेसेस टैक्स भरे, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो टैक्स का कलेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली ये रिफॉर्म का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास थोड़ा रेवेन्यू आए जिससे वो काम कर सके। सो इट इज़ अल्टीमेटली द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में लार्जर चंक इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर जो एक बड़ा इशू है, जो कि सोशल प्रेशर भी डालता है, सोशल बर्डन भी गवर्नमेंट पे डालता है। सब मैंने समझाया, सब मैंने पढ़ाया आपको। तो ये जो जीएसटी आया था, जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ये एक्चुअली क्या करता था कि अभी अब स्मॉल से स्मॉल बिजनेसेस भी है, उसको बोला गया है कि शायद अगर आपका टर्नओवर 20 लाख है तो आपको जीएसटी नंबर आपको लेना होगा। इसका मतलब है एक बार जब जीएसटी नंबर ले लिया तो उसका जो ट्रांजैक्शंस होगा सब कैप्चर होगा, ट्रांजैक्शन कैप्चर होगा ऑनलाइन। और अगर वो कंपनी अभी छोटे स्टेज पे है, लेकिन स्लोली स्लोली वो तो ग्रो करेगा कंपनी, और जब भी ग्रो करने के बाद अगर वो टैक्स ब्रैकेट में आ गया जहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी हुआ, टैक्स लाइबिलिटी का मतलब है कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। आपका जो इनकम है वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड जो लिमिट सेट किया गया है गवर्नमेंट से, कि आप सपोज अभी इनकम टैक्स का है कि अगर 7 लाख है, 7 लाख से आप नीचे कमा रहे हो तो आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन 7 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स देना है। तो अगर टैक्स देना है, इसी को बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी। तो अभी जीएसटी नंबर सब बिजनेस का भी बना दिया जा रहा है, तो अभी मान के चलिए वो टैक्स लाइबिलिटी में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद जब बिजनेस एक्सपेंड होगा तब तो टैक्स लाइबिलिटी में आएगा। इसका मतलब है स्लोली स्लोली वो बिजनेसेस जो छोटे छोटे बिजनेसेस है वो भी हमारा फॉर्मलाइज हो रहे हैं, और ऐसे हमारा टैक्स वाइडनिंग होगा। अगर जीएसटी नहीं आता, जो स्मॉल बिजनेसेस है वो इनफॉर्मली काम करते, और इनफॉर्मल काम करके अगर टैक्स लाइबिलिटी मान के चलिए 10 लाख का है, अगर इनफॉर्मल काम करके वो 10 लाख से ज़्यादा भी कमाते हैं तो गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड नहीं होता, तो गवर्नमेंट उसे टैक्स ले नहीं पाता, तो इससे टैक्स एम्बिट बढ़ नहीं पाता, टैक्स बेस वाइडन हो नहीं पाता। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा जीएसटी का एक पर्पस फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी भी है, और टैक्स बेस वाइडनिंग करना भी है। सो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है टैक्स रेट इंक्रीज। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बिकॉज अगर टैक्स रेट इंक्रीज करेंगे तो लोग क्या है, अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं और 100 रुपये में आप मुझसे 40 रुपये टैक्स ले ही ले रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ इलीगल मीन्स या कुछ टैक्स मैनिपुलेट करके इस टैक्स को कम किया जाए। तो इस कारण से इमीडिएट इफेक्ट तो होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये लीड कर जाएगा टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। अभी समझेंगे टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस होता क्या है। सो ये हमें पता है, 1990 से पहले भी बताया मैंने, टैक्स रेट बहुत हाई था फॉर द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। टैक्स एफिशिएंसी भी अभी समझेंगे। सो सबसे पहले समझ लेते हैं टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन सिंपल स्केपिंग द टैक्स लाइबिलिटी, दैट इज इलीगल। मतलब आपको गवर्नमेंट को 10 लाख टैक्स देना है, लेकिन आपने 10 लाख टैक्स दिया ही नहीं, तो ये हो गया टैक्स इवेजन, कि आप टैक्स भर ही नहीं रहे हैं। सो ये इलीगल है, एंड दैट मनी जो 10 लाख है उसको हम लोग ब्लैक मनी भी बोलते हैं। ये वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी। ठीक है, अब आते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल, दैट मीन्स दिस यूजुअली डन बाय कॉर्पोरेट कंपनी टू एक्सप्लॉइट लूप होल इन द टैक्सेशन सिस्टम। सो ये मैनुपुलेशन ऑफ द टैक्सेस है। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है वो सीए को हायर करके रखते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट को। इनका काम क्या होता है, इन्हें पूरा कंपनीज लॉ एग्जैक्टली पता है, इन्हें टैक्सेशन का ए टू जेड चीज़ पता है, तो इन लोग ईजिली कुछ वे निकाल लेते हैं थ्रू विच दे कैन रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। सो दिस इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले क्या था कि हमारा क्लोज इकोनॉमी था, सो टैक्स अवॉइडेंस का जो स्कोप था वो काफ़ी कम था। लेकिन अब जैसे हमारा ओपन इकोनॉमी हुआ, जैसे हमारा मार्केट ओपन हो गया, हमारा कंपनी या बाहर के कंपनीज इंटिटीज इंडिया में स्टैब्लिश होने लगे, इंडिया के कंपनी बाहर स्टैब्लिश होने लगे। अब प्रॉब्लम आ गया सेल कंपनी का। मैं समझाता हूँ। अब एक और तरीका हो गया जिसके थ्रू टैक्स अवॉइड हो रहा था। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे ये वोडाफोन कंपनी और ये हचिसन इसारी, ये दोनों कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश है। ठीक है, अब वोडाफोन को क्या है कि वोडाफोन चाह रहा कि हच कंपनी का 67% ऑफ द शेयर खरीद ले। ठीक है, लेकिन अगर वोडाफोन इंडिया में रह के ये शेयर खरीद लेगा तो इसको इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स देना होगा इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, लेकिन अब देखिए, अब ये टैक्स बचाने के लिए वोडाफोन क्या करेगा, वोडाफोन एक पर्टिकुलर सेल कंपनी खोलेगा कुछ एक टैक्स हेवन कंट्रीज में, ऐसा कंट्रीज में जहां पर सपोज
कंट्रीज लाइक केमन आइलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सब कंपनीज, मॉरिशस, ये सब ऐसा कंपनी है जहाँ पर टैक्स जो रूल है वो काफ़ी रिलैक्स होता है। मतलब आपको कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना है, आपको सपोज अगर शेयर खरीद रहे, शेयर पे टैक्स नहीं देना है। तो अगर ये शेयर वोडाफोन डायरेक्टली इंडिया में खरीद लेता हज से, तो इसको उस ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना पड़ता। लेकिन वोडाफोन ने क्या किया कि अपना एक सब्सिडरी कंपनी खरीदा, जिसमें 100% शेयर वोडाफोन का ही है। ये वोडाफोन ओन्ड ही कंपनी है, लेकिन ये केमन आइलैंड में स्टैब्लिश है। अब ये कंपनी जो सेल कंपनी है, सेल कंपनी में बता देता हूँ, ये पेपर कंपनी होता है, जनरली केवल नाम का कंपनी होता है, पेपर पे कंपनी ना, कभी कभी इसका ऑफिस भी नहीं होता है, ठीक है। ये टैक्स बचाने के लिए यूज़ होता है। तो अब ये कंपनी इंडिया से 67% शेयर खरीदेगा हचिसन एसार का, इसारी का, ठीक है। तो अब ये 67% शेयर खरीदा, लेकिन अब ये केमन आइलैंड में है, और यहाँ पर सपोज आप अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो इससे क्या हुआ कि एक्चुअल में 67% शेयर कहाँ गया? एक्चुअल तो वोडाफोन ही ओन कर रहा है, क्योंकि 100% शेयर इस सेल कंपनी का वोडाफोन के पास है। तो अगर ये 67% शेयर ये कंपनी खरीदा, तो अल्टीमेटली तो वोडाफोन ओन ही कर रहा है 67 को। लेकिन इसमें, इस केस में क्या हुआ, वोडाफोन को जीरो टैक्स पे करना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये इसे बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। सो आप जाके ये टेस्ट केस पढ़ भी सकते हैं। फिर ये केस भी हुआ था, वोडाफोन हज केस के नाम से जानते हैं। लेटर ऑन शायद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 3 to 4 करोड़ का पेनाल्टी मारा था, या कुछ टैक्स लाइबिलिटी बोला था वोडाफोन को, तो जिस बाद में वोडाफोन ने उससे पे किया। एक बार आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। सो ऐसे टैक्स अवॉइडेंस बढ़ गया थ्रू द सेल कंपनी और थ्रू द टैक्स हेवन कंट्रीज। अब थर्ड पॉइंट था टैक्स इफिशियंसी। 2 पॉइंट देख लिए हम लोग, टैक्स वाइडनिंग एंड सेकंड टैक्स इंक्रीज, एंड थर्ड इज टैक्स इफिशियंसी। सो टैक्स इनफिशियंट था ज़्यादा बिकॉज ऑफ द कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? सपोज 100 रुपीज़ का कुछ हम सामान खरीद रहे, और हमको, मैं इसी एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी के बारे में मैंने इन डिटेल एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो जीएसटी पे वीडियो बनाया है जिसमें मैंने हर कुछ कवर किया है, आप जाके देख सकते हैं। पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और जीएसटी का क्या बेनिफिट्स है, और कितने तरह के गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी में है, जीएसटी काउंसिल का क्या कंपोजिशन है, वहाँ पर आर्टिकल 249 है या 269 है या 279 है जीएसटी काउंसिल, ये सब मैं एक्सटेंसिवली डिटेल में कवर किया हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो वो वीडियो। अब टैक्स इफिशिएंसी में एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पे लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगता है, ठीक है। ये तो बस आपका इन्फॉर्मेशन है, 1990 से पहले जो ज़्यादा था, सिंपल सा है। अब देखिए इनइफिशिएंट कैसे टैक्स हुआ। सेंट्रल जो है वो प्रोडक्शन पे चार्ज करेगा, और सेल पे जनरली स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है। सपोज 20,000 का मोबाइल है, तो उस पर जो एक्साइज ड्यूटी है 10%, जो कि 2,000 है, 2,000 एक्साइज ड्यूटी है, ये तो चार्ज कर लिया किसने? स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो टोटल टैक्स कितना हो गया हमारा? 22,000 हो गया। 20,000 प्लस 2,000, 22,000। अब जब सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा, तो ये सेल्स टैक्स ये 20,000 पे ना लगा के ये 22,000 पे लगाएगा। तो 22,000 का 10% 2,200 होता है, तो 22,000 प्लस 2,200 24,200। तो अब अल्टीमेटली देखिए, अगर 20,000 पे अगर सेंटर टैक्स 10% ले रहा और स्टेट 10 ले रहा, मतलब टैक्स लाइबिलिटी तो 20% होना चाहिए। मतलब टैक्स लाइबिलिटी 20%, मतलब 40,000, 4,000 होना चाहिए। और प्राइस कितना होना चाहिए 4,000 के हिसाब से? 24,000। 20,000 प्लस 4,000, लेकिन एक्चुअल टैक्स कितना देना पड़ रहा? 24,200। मतलब 200 जो एक्स्ट्रा लग रहा, ये इसलिए एक्स्ट्रा लग रहा कि सेंटर ने जो 2,000 चार्ज किया है, ये इसका भी 10% सेल्स टैक्स में ऐड हो जा रहा। इसी को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। जैसे ये 2,200 ऐड हो जा रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट। सो ये क्या कर रहा है कि अल्टीमेटली जो बर्डन डाल रहा है वो मैन्युफैक्चरर पे बर्डन डाल दे रहा है। सो ये टैक्स इनएफिशिएंसी इसी को बोलते हैं। सो इन टैक्स इनएफिशिएंसी लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाने के कारण। मैंने बहुत सारा रीज़न बताया था, रॉ मटेरियल कॉस्ट या इंपोर्ट कॉस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होने की वजह से, या एक ये भी है कि टैक्स ज़्यादा है, टैक्स रेट ज़्यादा है। एंड वन मोर यू कैन ऐड इज़ अ टैक्स इनएफिशिएंसी, जिससे कैस्केडिंग इफेक्ट बढ़ रहा, जो कि प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दे रहा, एंड जिससे हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जा रहा है, ठीक है। सो जीएसटी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को रिमूव करता है। आगे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कैसे, क्योंकि अब डायरेक्टली सिंगल लेवल टैक्स होता है, या तो आईजीएसटी लगेगा या एक साथ आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। इसको भी मैंने अपने जीएसटी वाले वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है।
सो वर्ड लिस्ट जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बहुत सारा फैक्टर हम लोगों ने देखा, जीडीपी, इन्फ्लेशन, सीएडी, बाकी सब। डीरेगुलेशन, दैट मीन्स गवर्नमेंट हैज़ टू रिड्यूस द कंट्रोल ऑन दी इकोनॉमिक फंडामेंटल, मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन हुआ या प्रोडक्शन, गवर्नमेंट कम कंट्रोल करेगा। डी लाइसेंसिंग मतलब एंड ऑफ लाइसेंस राज जो 1956 से चले आ रहा था। डिसइन्वेस्टमेंट अभी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। प्रोटेक्शनिज्म, एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताया था, एक बताना भूल गया। यहाँ देखिए, जब मैं बता रहा था कि 2008 में जब यूएस क्राइसिस हुआ था, तो जनरली जब हमारे यहाँ क्राइसिस हुआ, बीओपी क्राइसिस, तो यूएस ने क्या बोला, आईएमएफ और डब्ल्यूबी के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू, कि आपको अपना इकोनॉमी ओपन करना होगा, कि हम अपने मार्केट आपको एज अ मार्केट यूज कर सके। लेकिन जब 2008 में यूएस में क्राइसिस आया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सब प्राइम क्राइसिस, जिसमें एक बैंक था, आपने नाम सुना होगा, लेमन ब्रदर, जो कि यूएस का 4th लार्जेस्ट बैंक था, 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक था। ये बैंकक्रप्ट हो गया। ये 1850 से चला आ रहा था, तो सोचिए कितना बड़ा क्राइसिस था ये। सो इस क्राइसिस सिचुएशन ने यूएस ने क्या किया, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी फॉलो करने लगा, कि अपने डोमेस्टिक बिजनेस को बचाने लगा। और हमारे केस में क्या था, बीओपी क्राइसिस में बोला कि अब इकोनॉमी ओपन कर दो, और अपने केस में प्रोटेक्शनिज्म फॉलो करने लगा। सो यू कैन सी हाउ द इंटरनेशनल रिलेशन वर्क। एवरी कंट्री वांट देयर ओन बेनिफिट, अपना फायदा हमेशा सोचता है। कोई इंटरनेशनल रिलेशन में कोई कंट्री दोस्त नहीं है, कोई कंट्री दुश्मन नहीं है, वो सब कॉन्टेम्परेरी बेनिफिट्स एंड लॉस देख के ही काम करता है। तो आप ये मत समझ लीजिए कि रसिया अपना दोस्त है, या इजराइल अपना दोस्त है, या यूएस दोस्त है, या चाइना दुश्मन है, कुछ नहीं। ये इफिशिएंट, जब दूसरे को फायदा नजर आएगा वो अपने पास आ जाएगा। जैसे हमारा ही होता है, हमारे केस में हम भी वैसे ही रिलेशन बनाते हैं, जिधर से फायदा उधर से ज़्यादा रिलेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में आते हैं, फैमिली और रिलेशनशिप में नहीं जाते हैं, ठीक है। सो ये प्रोटेक्शनिज्म वही है, प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक मार्केट थ्रू ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। ये आप क्लियर हो गया होगा। ट्रेड बैरियर तो आपको समझाया गया, टैरिफ और नॉन टैरिफ कुछ भी यूज़ कर लिया होगा यूएस गवर्नमेंट ने। टैक्स बेस बताया, वाइडनिंग द टैक्स बेस, दैट मीन्स इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एंड द कंपनी विद इन द टैक्स एम्बिट। जीएसटी का भी एग्जांपल देके समझाया था मैंने। टैक्स इविजन विच इज़ इलीगल, टैक्स लाइबिलिटी आप पे नहीं कर रहे। टैक्स अवॉइडेंस मतलब लूप होल यूज़ करके, टैक्स हेवन यूज़ करके। टैक्स एग्जाम्पशंस, एग्जाम्पशंस इज गिवन बाय गवर्नमेंट अक्रॉस ऑल स्लैब, मीनिंग टू प्रमोट इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस प्रमोट करने के लिए टैक्स एग्जाम्पशन होता है। अब बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि टैक्स एग्जाम्पशन और टैक्स डिडक्शन में समझने में दिक्कत होता है। वो दोनों में एक बार समझा देता हूँ कि डिडक्शन और एग्जाम्पशन में क्या ये हो गया डिडक्शन एंड सेकेंड इज एग्जाम्पशन, ठीक है। एग्जाम्पशन जनरली एक पर्टिकुलर इनकम में होता है, ठीक है। मान के चलिए एक एग्जांपल देते हैं, जो हमारा सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, वो अप टू 10,000, नॉट फॉर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए आई थिंक 50 के है। फॉर नॉर्मल सिटीजन जो सीनियर सिटीजन नहीं है, अप टू 10 के ये एग्जाम्प्ट होता है। मतलब जब भी हम लोग टैक्स भरेंगे तो सबसे पहला क्या काम होगा, कंप्लीट जितना भी सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, वो सोर्स ऑफ इनकम ऐड करके हमें टैक्सेबल इनकम निकाला जाएगा कि कितना इनकम आपका टैक्सेबल इनकम होगा, ठीक है। लेकिन जब ये कैलकुलेट हो रहा होगा कि कौन कौन सा सोर्स ऑफ इनकम ऐड करके हम टैक्सेबल इनकम बना रहे हैं, सो इसी पॉइंट पे मतलब एडिशन के टाइम में ही ये सब को हटा देंगे हम लोग, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट को उसी समय हटा देंगे, मतलब ये टैक्सेबल इनकम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन जब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो गया, यहाँ पर जब टैक्सेबल इनकम आ गया, उसके बाद आप इसमें से कुछ अपना कंडीशन के वजह से डिडक्ट करेंगे। जैसे जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50K का मिलता है, जो ATC के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट ATC के अंदर लगभग 1.5 लाख का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो ये जितना भी डिडक्शन है, ये एक बार टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट हो गया, उसके बाद आप उस टैक्सेबल इनकम से माइनस होते रहता है। लेकिन एग्जाम्पशन क्या होता है कि ये एग्जाम्पशन वाला एक पर्टिकुलर इनकम पे होता है, कि आप सपोज एग्रीकल्चर इनकम या कुछ कुछ इनकम कैटेगराइज कर दिया जाता है कि अगर इस इनकम से आपको पैसा मिल रहा है तो वो टैक्सेबल इनकम में ऐड ही नहीं होगा। मतलब एग्जाम्पशन का मतलब आप क्लियर हो गया होगा, वो टैक्सेबल इनकम में आता ही नहीं। और डिडक्शन मतलब एक बार टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो गया, उसके बाद आप कौन कौन सा छूट आपके
कौन कौन सा ऑथराइज है डिडक्शन के लिए, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन। इतना डिटेल में कोई कवर नहीं करता, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाता, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ सो दैट यू हैव द क्लैरिटी ओवर एवरीथिंग, because after become a civil servant you required to be the clarity over every section of the economics and the polity and the governance or all. So I will later on cover in my video or in my channel also about the governance, polity, constitution in this depth only, and also from the original source. I will teach from direct constitution only, and also I will help you to read constitution because the language difference is little bit difficult of the constitution. So अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। एक गाफा का बात हुआ था कि गाफा टैक्स, दैट मीन्स गूगल, अमेजॉन, फेसबुक एंड एप्पल टैक्स, ये अभी इंडिया में लगा नहीं है, लेकिन इस पर डिबेट चलता है। बिकॉज ये कंपनीज क्या करती है, ये कंपनीज अपना सब्सिडरी कंपनी जब इंडिया में खोलती है तो जनरली अपना प्रॉफिट क्या करता है कि जैसे 100% यहाँ अगर गूगल इंडिया का प्रॉफिट हुआ है, गूगल इंडिया का, तो ये क्या करते हैं एज अ रॉयल्टी के नाम बहुत बड़ा चंक दे देता है गूगल यूएसए को, जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट को। तो क्या होता है कि अल्फाबेट इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, जिनको नहीं पता। सो अब क्या होता है कि इंडिया में इसका प्रॉफिट तो 2% ही हो गया। अगर 2% में अगर इंडिया को टैक्स भी दे दे तो कितना टैक्स इंडिया का होगा। इंडिया जिस पर्पज से गूगल को स्टैब्लिश करवाया था, केवल जॉब एक चीज हुआ कि जॉब से फायदा हुआ है इंडिया को, लेकिन जो कंपनी प्रॉफिट कर रहा उससे तो टैक्स नहीं भर पाया। तो इस कारण से कुछ गाफा टैक्स पे अभी भी डिबेट चलता है। इसे अभी डिटेल में मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल कंपनी के बारे में मैंने बता दिया, इट्स अ पॉकेट कंपनी विद द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ मैनिपुलेशन एंड अवॉइडिंग टैक्स। केवल पेपर में होता है कंपनी, कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। एक्साइज ड्यूटी बताया, इट्स इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता होगा। डायरेक्ट टैक्स मतलब इंसिडेंस इज इक्वल टू लाइबिलिटी, इसको भी मैं समझा देता हूँ, वो वीडियो में अवेलेबल है लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। सपोज ये रेस्ट्रो है, ये रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने गया, जैसे मैं ही गया, भूख लगा मुझे, मैं खाने चला गया, तो रेस्टोरेंट में मान के चलिए मैंने 200 रुपये का बिरयानी मंगाया, जिसमें हमें 18 रुपये का जीएसटी पे करना पड़ा, 218 रुपया। सो 218 रुपये का मैंने बिरयानी खाया और बिरयानी का पैसा दे दिया 218 रुपये, ठीक है। अब क्या है कि अब ये टैक्स जो भरना है इस अमाउंट पे, ये टैक्स का लाइबिलिटी क्या है, रेस्टोरेंट का है। तो ये रेस्टोरेंट गवर्नमेंट को ये जो 18 रुपये हमसे लिया है, ये 18 रुपया पे करेगा। तो इस केस में क्या हुआ, ये 18 रुपया पे कौन कर रहा है, ये 18 रुपया रेस्टोरेंट पे कर रहा है गवर्नमेंट को। तो रेस्टोरेंट क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पे कर रहा है, मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट। और हम क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये 18 रुपये एक्चुअल तो मेरे पॉकेट से गया है, तो हम बन जाएंगे यहाँ पर इंसिडेंस। सो इस केस में इंसिडेंस नॉट इक्वल टू इम्पैक्ट। सो ऐसे टैक्सेस जहाँ पर जो पैसा पे कर रहा है, जो जिसके पैकेट से पैसा जा रहा है वो टैक्स नहीं भर रहा है, वैसे टैक्सेस को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी हुआ, एक्साइज ड्यूटी हुआ। और डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है कि पैसा मेरे पॉकेट से ही जा रहा है और टैक्स भी हम ही पे कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हम खुद पे करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स खुद कॉर्पोरेट पे करता है, उसके खुद के पॉकेट से जाता है और खुद ही पे करता है। तो ये क्लियर हो गया होगा दोनों का बीच का डिफरेंस। सो कस्टम ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कैस्केडिंग इफेक्ट देख लिए थे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जा रहा था बिकॉज टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था। सो कस्टम ड्यूटी इनिशियल ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस, कस्टम ड्यूटी वर वेरी हाई इन इंडिया। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है, तो इंपोर्ट पे काफ़ी हाई रखे हुए थे बिकॉज ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मॉडल। मैं बार बार इसको इम्फेसिस कर रहा हूँ कि आपके माइंड में मैप बन जाए, कि आप बिना पढ़े बस वीडियो देख के एग्जाम में जाए तो इतना आपके पास नॉलेज हो कि आप इजीली आंसर राइटिंग या मेंस का ट्रिकी क्वेश्चन कर पाए या प्रीलिम्स का ट्रिकी क्वेश्चन कर पाए। सो कैस्केडिंग इफेक्ट, इनएफिशिएंट टैक्सेशन। अब जब जीएसटी हुआ, अब देखिए जीएसटी कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट हटा रहा है। सेम एग्जांपल लेते हैं, 20,000 का मोबाइल है, पहले क्या रखता था 20,000 में 200 लगा तो 2,000 लगा तो 24,000 हो गया, और 24,000 पे फिर 2,400 लग गया, तो टोटल हो गया था, सॉरी ये 22,000 हुआ था, तो 2,400 लगा था तो 24,400 हो गया था, ठीक है। ये कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से। अब जब 2,000 होगा तो एक साथ ही CGST और SGST लग जाएगा, मतलब एक ही साथ इस पे 10% 2,000, इस पे 10% 2,000, ये सेंटर को चला जाएगा, सेकेंड वाला स्टेट को चला जाएगा। तो एग्जैक्टली मोबाइल का प्राइस कितना हो गया, 24,000, और पहले वाले केस में प्राइस कितना जा रहा था, 24,200। यहाँ देखिए, मतलब अब 200 प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो 200
कम हो गया। इसका मतलब है जीएसटी लाने से कैस्केडिंग इफेक्ट कम कर पाए हम लोग और टैक्स को मोर इफिशिएंट बना पाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने टैक्स रिफॉर्म में 3 चीज देख लिया था। टैक्स बेस देखा, कैसे जीएसटी के थ्रू वाइडनिंग किया, उस समय भी बहुत सारा वैट वगैरह लाए थे हम लोग, अभी के रेफरेंस में जीएसटी ले लीजिए। देन टैक्स रेट देखा, जो कि टैक्स रेट को इंक्रीज किया, वो थोड़े टाइम के लिए रेवेन्यू बढ़ा देगा। तीसरा हम लोगों ने टैक्स इफिशियंसी देखा। ठीक है, ये 3 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मैंने समझा दिया है, फिर भी पढ़ देता हूँ। पेड बाई पर्सन और कंपनी हुम इट इज़ लेविड, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, मतलब जो जिसके पॉकेट से जाएगा, जिसका बर्डन है वही टैक्स पे करेगा। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इज बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, मतलब फाइनल कंज्यूमर को बर्डन होगा। जैसे रेस्टोरेंट वाला केस में बिरयानी जो खाएगा उसको पे करना होगा, पड़ेगा पैसा। ये सब तो पिछले का इन्फॉर्मेशन है, हाई कस्टम ड्यूटी था। फॉरेन, हाँ अब आते हैं एलपीजी रिफॉर्म में। सेकंड रिफॉर्म था, पहले हम लोगों ने टैक्स रिफॉर्म देख लिया, सेकंड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म देखे थे। वहाँ पर फेरा टू फेमा बना था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, क्रिमिनल टू सिविल, थोड़ा लिबरलाइज हुआ। देन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी देखे थे, फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, करंट अकाउंट फुल है। ये सब जस्ट रिवीजन के लिए शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स है, आप देखते जाइए। फिजिकल रिफॉर्म एक और पॉइंट था। फिजिकल रिफॉर्म में जनरली फिजिकल मींस गवर्नमेंट से रिलेटेड, रिफॉर्म इज इंटेंडेड टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड डिक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंस कम करना चाहेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो फर्स्ट तो क्या करेगा गवर्नमेंट, जितना सब्सिडी देता था चीज़ों पे वो सब्सिडी कम कर देगा और वो पैसा बचेगा पहला तरीका से, और उस पैसे से मे भी डेट देगा या क्या करेगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। सेकेंड, गवर्नमेंट के पास जब लॉस मेकिंग पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो 2 चीज़ कर सकता है, क्योंकि उसके अंडर में जो भी वो कंपनी खोल के रखा हुआ है, पीएसयू जो अपना काम कर रहा है, अगर वो पीएसयू लॉस में चल रहा है तो गवर्नमेंट के लिए वो पीएसयू खोलने का फिर कोई मतलब ही नहीं बन जाता, अनलेस एंड अनटिल दिस विल प्रोवाइड अ लार्ज स्केल जॉब और समथिंग। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं। बट अगर वो वैसा जॉब भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है और साथ में गवर्नमेंट को प्रॉफिट ही नहीं दे पा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि या तो वो उसको रिवाइव करे। रिवाइविंग क्या हो सकता है, या तो कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करे, या तो कुछ प्राइवेट कंपनी से पार्टनरशिप करे। प्राइवेट कंपनी से पार्टनरशिप की वजह से कुछ इनोवेशन हो कंपनी में, इनोवेशन हो, कुछ आपका इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनी करे, सो इसके वजह से इसके थ्रू वो अपने लॉस मेकिंग पीएसयू को रिवाइव कर पाए। और गवर्नमेंट ऐसा देख पा रहा है कि जो कंपनीज है वो काम कर ही नहीं सकता, रिवाइव कर ही नहीं सकता, इस कारण से गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको क्लोज कर देगा। क्लोज करना मतलब वो पीएसयू को प्राइवेटाइज कर देना, मतलब पीएसयू को बेच देगा। करेंटली करंट गवर्नमेंट का पॉलिसी देखेंगे तो करंट गवर्नमेंट जनरली प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। सो निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका एक स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, सो दैट्स वाई दे आर फोकसिंग मोर ऑन प्राइवेटाइजिंग थिंग। सो आप देख रहे हैं इस पर डिबेट भी चल रहा है, काफ़ी लोग पॉजिटिव भी बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को, काफ़ी लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। आप भी अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। बट अब एग्जाम मेंस राइटिंग आंसर राइटिंग में हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप मत जाइएगा, एक पॉजिटिव व्यू लेके ही चलिएगा, एक होलिस्टिक व्यू लीजिएगा। जब भी नेगेटिव पॉइंट लिखिएगा तो उसका आप सॉलिड रीज़न होना चाहिए, ये नहीं कि आप प्रो पर्टिकुलर पार्टी हैं तो उसके वजह से आप वैसा लिख दे रहे। तो अगर वैसा लिखिएगा तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रेडी रहिएगा आप, क्योंकि ये अटेम्प्ट में तो वो मार्क्स मिलने वाला नहीं है। सो दैट्स वाई वी रिक्वायर। सो ये हम लोगों ने देख लिया। मार्केट इकोनॉमी रन्स ऑन लॉजिक ऑफ इफिशियंसी, ये तो पता है, जितना ज़्यादा आप इनोवेटिव होगे आपको मार्केट उतना ही रिवॉर्ड करेगा। मार्केट इज़ प्रॉफिट मोटिव, मार्केट रिवॉर्ड्स दी दोज हु आर इनोवेटिव, दोज हु आर प्रोडक्टिव, दोज हु पुट more efforts, more entrepreneurship mind. So we have completed this in our initial introduction lectures. So you can go and see that also. Now we'll come to the हाँ, एक और तरीका था गवर्नमेंट क्या कर रहा था, सिंस ये 2 तरीका तो गवर्नमेंट का एक्सपेंस कम करने का हो गया, तीसरा तरीका ये था कि गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉयज़ थे, एम्प्लॉयज़ जब होंगे तो लाइबिलिटी गवर्नमेंट का होगा, उन्हें बहुत चीज़ उन्हें सैलरी वगैरह पे करना होगा, बहुत चीज़ें पे करनी होगी। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने एक इंट्रोड्यूस किया वीआरएस, दैट इज़ वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जो भी आपका रिटायरमेंट एज है 60, सपोज रिटायरमेंट एज है, तो कुछ एज मतलब 5 साल पहले मान के चलिए 55 पे आप वीआरएस ले सकते हैं, मतलब वॉलेंटरीली रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो आपको जो पेंशन वगैरह है वो मिलते रहेगा, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का जो मनी जाता था ये जितने भी लोग के सैलरी पे करने में, तो वो गवर्नमेंट बचा पाएगा। तो ये सब तरीका अपनाया गया है कि हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को कम करना है।
सो दिस इज दैट ओनली VRS बिकॉज ऑफ टू मच लेबर टू मेक एक्सपेंडिचर। सो जितने ज़्यादा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहेंगे उतने ज़्यादा लेबर कम होगा। और अभी करंट सिचुएशन में आप देखिए कि गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभी बवाल भी मचा रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा आ नहीं रहा है। आ रहा है तो 4-5 साल, अगर सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन स्टेट लेवल गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि ज़्यादा वैकेंसीज वगैरह नहीं है, और जिस लेवल पे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ रहा है उस लेवल पे काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है। सो हमें ये सोचना चाहिए थोड़ा और। सो नेक्स्ट प्रोग्रेस देखते हैं क्या है हमारा। जीडीपी में 1996 तक हम लोगों ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ दैट इज़ 3.5% का ग्रोथ क्रॉस कर लिया था। ये एलपीजी रिफॉर्म का सब पॉजिटिव्स है। नाउ फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म देख लिया हम लोगों ने, टैक्स रिफॉर्म देख लिया, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म देख लिया, फिर फेरा टू फेमा हम लोगों ने, फिजिकल रिफॉर्म देख लिया हम लोगों ने, लिबरलाइजेशन पॉलिसी, डीरेगुलेशन देख लिया। अब आते हैं सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। टू its intention is to sustain the development that has been initiated by the first generation reform. सो इसमें लेबर सेक्टर रिफॉर्म बहुत ज़रूरी था, बिकॉज 1950s टाइम में वहाँ पर लेबर लॉ काफ़ी स्ट्रिंजेंट था, जिस कारण से कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स ज़्यादा बढ़ रहे थे रादर देन परमानेंट जॉब। तो ये लेबर लॉ को थोड़ा रिलैक्स किया गया कि इंडस्ट्रीज खुल के काम कर सके, क्योंकि आप ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे तो वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइजेशन से काम करा पाए, या ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर पाए। तो इस कारण से हमें लेबर सेक्टर रिफॉर्म चाहिए था, एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म चाहिए था। और एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म में दिक्कत प्रॉब्लम ये हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो दो सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी क्रिएट कर सकता है सेंट्रल लेवल पे, एक मॉडल लॉ क्रिएट कर सकता है, लेकिन हर स्टेट को इम्प्लीमेंट कैसे करेगा ये स्टेट डिपेंड करेगा। स्टेट करेगा कि नहीं। जैसे लैंड रिफॉर्म हुआ था, लैंड रिफॉर्म देखिए 1950 से 1972 तक चला हमारा लैंड रिफॉर्म। लगभग 22 साल तक पहला 3 फेज चलते रहा। फर्स्ट फेज में लगभग 22 साल लग गए। हर स्टेट ने धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट किया, कुछ एग्जाम करके इम्प्लीमेंट किया। इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जो सब्जेक्ट स्टेट के अंडर होता है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इज अ लिटिल डिफिकल्ट। कैपिटल अकाउंट रिफॉर्म हम लोगों ने देखा 1994 में, जो हम लोगों ने कन्वर्टेबिलिटी को फुल कन्वर्टेबिलिटी कर दिया, सॉरी पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी किया, और करंट अकाउंट को फुल कन्वर्टेबिलिटी किया। वैट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स इज समथिंग सेम चीज़ है जीएसटी में, जैसे कैस्केडिंग इफेक्ट मैंने बताया था ना, कि कैस्केडिंग इफेक्ट जैसे कम होगा तो वैसे वैट भी काम करता है। चलिए वैट को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैट काम कैसे करता है। वैट इज़ अ वैल्यू एडेड, इसका मतलब है कि हर एक लेवल पे जितना आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं उतने पे ही आपको टैक्स देगा। सपोज 3 एंटिटी है, फर्स्ट एंटिटी, सेकेंड एंटिटी, थर्ड एंटिटी। इसने 100 रुपीज़ का कुछ प्रोडक्ट बनाया, तो इसको 10% टैक्स पे करना है। तो इसने क्या किया कि +10, इसका 110 रुपया हो गया, वो आगे 110 रुपया, मान के चलो 100 रुपये में सब कुछ इंक्लूडेड है, प्रॉफिट वगैरह। सो 10 रुपये टैक्स से गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। अब ये 110 रुपया का सामान इसने ले लिया, 110 मतलब 100 + 10, ये 10 टैक्स है। तो सामान तो 100 रुपये का है, लेकिन ये जो टैक्स पे किया इसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, लेकिन 110 रुपये में जो 10 रुपये का पार्ट है वो तो ये कंपनी बी ने पे किया होगा, ठीक है। सो अब कंपनी बी ने 100 रुपीज़ और ऐड कर दिया अमाउंट में। तो अब टोटल प्रोडक्ट कितना का हो गया, टोटल प्रोडक्ट हो गया 100, और पहले प्रोडक्ट था हमारा 100 का। ये टैक्स हम लोग साइड रख करके रखें, क्योंकि ये वैट का कंसेप्ट है कि आप जितना वैल्यू ऐड करेंगे उस इंडिविजुअल स्टेट पे, उस पर भी आपको उसी पे आपको टैक्स देना है। तो ये कितना हो गया 200, और यहाँ 10% टैक्स के हिसाब से 20 रुपये टैक्स इसको देना पड़ेगा। लेकिन ये 10 रुपये ऑलरेडी टैक्स दे चुका है, तो ये जैसे 10 रुपये टैक्स देगा ना, तो इसको 10 रुपये का टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। टैक्स क्रेडिट 10 रुपया, जैसे ये 100 रुपये का सामान खरीदेगा और 10 रुपये टैक्स भरा होगा इसको ए को, तो ये इसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और जब ये 20 रुपये का टैक्स पे करने जाएगा गवर्नमेंट को, ये बताएगा कि हम जब ये 200 रुपये का मेरा एक्चुअल सामान है, इसमें से जो 100 रुपये का सामान हमने ए कंपनी से खरीदा है और उसको हमने 10 रुपये बेच, मतलब 10 रुपये टैक्स दे चुके हैं, तो वो 10 रुपये क्रेडिट मेरा हो गया, तो वो क्रेडिट यहाँ 10 रुपये माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कंपनी बी भी 10 रुपया ही पे करेगा। अब आगे जाएगा तो आगे क्या होगा कि इसके पास भी सामान कितने का हो गया 200, सामान टोटल वैल्यू कितना हो गया 200 + 20 रुपीज़ अभी तक टैक्स पे हुआ है। तो ये 20 रुपीज़, सपोज ये कंज्यूमर है, ये 20 रुपीज़ कंज्यूमर पे करेगा, तो ये 220 टोटली कंज्यूमर को पे करना होगा। ये तो टैक्स क्रेडिट नहीं करेगा, तो इसका मतलब है ये 20 रुपीज़ का जो टैक्स है
ये किसे पे करना पड़ा? कंज्यूमर को। सो इट इज दो चीज आपको यहाँ से समझ में आया। पहला कि द फाइनल बर्डन इज ऑन द कंज्यूमर। यहाँ 10 रुपया ये कंपनी ए पे किया, 10 रुपया कंपनी बी पे किया, लेकिन फाइनल जो 20 रुपीज़ है ये कस्टमर के पॉकेट से गया, मतलब दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। और यहाँ समझ में आ गया कि 10 रुपये का जो टैक्स क्रेडिट मिला, तो कंपनी बी को केवल अपने 100 रुपीज़ जो उसने वैल्यू ऐड किया था उस प्रोडक्ट पे, उस पर ही 10 रुपया टैक्स पे करना पड़ा। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा वैट क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। द जीएसटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वैट, वो वैट ही है। अगर जीएसटी में आप ज़्यादा समझेंगे तो जीएसटी क्या किया था कि जो वैट था वो सेंट्रल सेल्स टैक्स जो था सीएसटी, इसके कैस्केडिंग इफेक्ट को नहीं हटा पा रहा था, लेकिन जीएसटी ने इसके कैस्केडिंग इफेक्ट को भी हटा दिया था। आप जीएसटी वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। लेबर लॉ में, लेबर लॉ का हम लोगों ने बात किया। लेबर लॉ काफ़ी स्ट्रिंजेंट था, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट जॉब बहुत ज़्यादा हो गया, परमानेंट जॉब कम हो गया। गवर्नमेंट परमिशन रिक्वायर्ड टू रिमूव परमानेंट एम्प्लॉय। एक लॉ, एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे दिया कि कितना स्ट्रिंजेंट था, कि जब भी आपको अगर कोई एम्प्लॉय आप परमानेंट हायर कर लिए हैं, तो अगर आपको उस एम्प्लॉय को निकालना भी है तो गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। सपोज वो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, कुछ इनएफिशिएंट हो गया या इनकैपेबल हो गया उस काम करने के लिए, वो तो प्राइवेट कंपनी के लिए घाटा ही है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी निकाल भी नहीं सकता बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन। दैट्स वाई कंपनी चाहता ही नहीं था कि वो परमानेंट जॉब दे किसी को। ठीक है। अब जो 2014 में हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का वही है कि वी मेक प्रोडक्ट इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट। इसके अगेंस्ट में फॉर्मल आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने क्या कहा है कि वी आर ट्राइंग टू बिकम चाइना इन द रॉन्ग टाइम। दैट मीन्स रघुराम राजन का स्टेटमेंट है कि करेंटली जो सिचुएशन है, वी शुड फोकस ऑन मेक फॉर इंडिया, कि प्रोड्यूस द लार्ज डोमेस्टिक मार्केट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। तो आप अभी मेक इन इंडिया के, मेक इन इंडिया पे ना फोकस करके मेक फॉर इंडिया फोकस कीजिए। बिकॉज मेक इन इंडिया का जो आइडियोलॉजी है वो है चाइना का आइडियोलॉजी था 1960-70s में, जब उसने मार्केट अपना ओपन किया। उसका आइडियोलॉजी था कि प्रोड्यूसर को, कंपनीज को बुलाएंगे अपने जगह, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट से पैसा कमाएंगे। तो ये चाइना का आइडियोलॉजी था। दैट्स वाई रघुराम राजन सेड डू नॉट ट्राई टू बिकम चाइना इन द रॉन्ग टाइम। सो ये रघुराम राजन का स्टेटमेंट था। और चाइना ने कैसे बेनिफिट उठाया था अपने एक्सपोर्ट का? सबसे पहले चाइना तो इफिशिएंट था मैन्युफैक्चरिंग का, और एक चाइना ने चीज़ें किया था विच इज़ कॉल्ड डीवैल्यूएशन इट्स करेंसी। डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी मतलब करेंसी का, जैसे अभी हमारा $1 का प्राइस आप मान के चलिए, $1 का प्राइस अभी करेंटली 83 रुपीज़ का करीब है। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है डिमांड एंड सप्लाई। इसका डिसीजन होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी इन फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई पे कंप्लीटली बेस्ड है। जब चाइना डी वैल्यू करेंसी किया तो चाइना ने बोला कि हम फिक्स्ड रेट फॉलो करेंगे, फिक्स्ड रेट एक्सचेंज फॉलो करेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करेंगे। इसका मतलब है कि एक जो भी चाइनीज का रेमडेसिविर है, तो 1 आर, उसका सिंबल एग्जैक्टली मैं भूल गया हूँ उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो जो चाइनीज का करेंसी है, जो रेमडेसिविर करेंसी है, तो एक रेमडेसिविर करेंसी कितने डॉलर के इक्वल होगा या कितने रुपीस के इक्वल होगा, ये मार्केट ना डिसाइड करके खुद चाइनीज गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि उसके करेंसी का वैल्यू कितना होगा। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और जो मार्केट का होता है वो तो मार्केट एक्सचेंज रेट हम लोग बोलते हैं। तो इस कारण से क्या किया चाइना ने अपना वैल्यू को, अपने करेंसी का वैल्यू को एकदम कम से कम करते गए। जब वैल्यू कम से कम होगा, इसका मतलब है आपका एक्सपोर्ट चीप हो जाएगा। एक्सपोर्ट चीप होने का मतलब है आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, और जिस कारण से आपका टोटल जो नेट एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। अब रुपीज, अब करेंसी का वैल्यू डी वैल्यू होने से, करेंसी का वैल्यू डिग्रेड होने से एक्सपोर्ट कैसे चीप होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर करा है, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर हर एक टॉपिक में, हर वीडियो में अगर कवर ज़्यादा एक्सटेंसिवली करूँगा तो वो वीडियो लंबा हो जाएगा। इस कारण से मैं जिसको एक्सटेंसिवली मैं कवर कर चुका हूँ उसे मैं नॉर्मल इकोनॉमिक टर्म बोल के आगे निकल जा रहा हूँ, और जिसे मुझे ज़रूरत लग रहा है कि इसे एक्सप्लेन करना है, वहाँ पर मैं रुक के आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे।
ये जो चाइना ने जब डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी किया तो उसको देख के और अदर कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, जापान ने भी डिवैल्यू किया, दैट लीड टू द करेंसी वॉर। सबने डिवैल्यू कर रहा, मतलब एक्सपोर्ट सबका चीप होते जा रहा है, तो दैट वाज अ काइंड ऑफ वॉर क्रिएटेड एट द टाइम। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी क्या होता है। दैट इज फिक्स एक्सचेंज रेट मॉडल पे, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मार्केट फंडामेंटल। जो फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज के बारे में बताया उस पर रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। अब देखते हैं जीडीपी। जैसे 1991 के बाद हमारा देखे ओवर टर्शराइजेशन, मतलब हम लोग सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करने लगे। जनरली हम लोगों के माइंड में क्या होता है कि जब भी हम लोग सर्विस सेक्टर का बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज वगैरह आता है। बट उसके अलावा भी बहुत सारा सेक्टर है जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है। जैसे हम लोग हमेशा सोचते हैं कि प्राइमरी सेक्टर इज अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर। नो, सर्विस सेक्टर में भी कुछ सेक्टर है जो लेबर इंटेंसिव है। एग्जाम्पल टूरिज्म देख लीजिए, ये सर्विस सेक्टर है, ये लेबर इंटेंसिव है, आपको टूरिज्म में बहुत चाहिए। होटल्स एंड रेस्टोरेंट देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट वगैरह देख लीजिए, कम्युनिकेशन देख लीजिए, ठीक है, फाइनेंसिंग इंश्योरेंस देख लीजिए, रियल इस्टेट वगैरह हो गया, ऑनलाइन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन इज अ सर्विस सेक्टर। सो ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर एंड एज वेल एज ए सर्विस सेक्टर। सो ये क्लैरिटी आप रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि चाइना उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब चाइना फॉलो कर रहा था एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ की, अपने डिवैल्यू करके करेंसी, और उस समय चाइना के पास चीप लेबर भी बहुत था, चीप लेबर मिल जाता था, और एज वेल एज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये दो चीज, फर्स्ट इज चीप लेबर, सेकेंड इज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसके वजह से जो चाइना का एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो गया, और इस वजह से चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत आगे बढ़ गया। बिकॉज जब एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो गया तो हर कंपनी चाहेगा कि अपना कंपनी चाइना में एस्टेब्लिश करे और वहाँ से सामान बेचे, तो यहाँ से चाइना को बेनिफिट मिला। लेकिन अब क्या हुआ, चाइना इज लूजिंग द एडवांटेज इन द मार्केट। द रीज़न इज कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जो हुआ, वो करेंसी वॉर जो, अब मैंने बताया था कि डिवैल जैसे चाइना स्टार्ट किया डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, साथ में जापान और साउथ कोरिया भी करने लगा, तो इस हिसाब से उनका भी एक्सपोर्ट चीप होने लगा। सो दैट लीड टू करेंसी वॉर। तो अब डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कोई बेनिफिट का नहीं हो गया। सो जनरली आप अगर देखेंगे तो 1997 टू 2005 के टाइम में चाइना ने डिवैल्यू किया था करेंसी को अपना। दैट मीन्स दे ओंट डिटरमाइन देयर एक्सचेंज वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज। और सेकंड क्या हुआ कि धीरे धीरे चाइना का जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ने लगा। सो ये दो रीज़न की वजह से चाइना अपना जो वर्ल्ड मार्केट में जो एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था, स्टिल चाइना हैज़ अ वेरी बिग शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट, बट जो एडवांटेज था जो उस लेवल पे 1997 टू 2005 के लेवल पे एडवांटेज था, वो एडवांटेज अभी कम हुआ है। नाउ इंडिया पे आते हैं। सो इंडिया 200 प्लस में हम लोग जीडीपी ग्रोथ स्टार्ट कर चुके थे। 1996 हम लोगों ने देखा कि हिंदू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्रॉस किया हम लोगों ने। अब आते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या था। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सब प्राइम क्राइसिस, जो कि यूएस में था। तो अब देखिए, जब भी क्राइसिस होता है, जैसे इंडिया में भी क्राइसिस आया था, कोविड क्राइसिस, सो उस केस में सबसे पहला चीज़ कम होता है कि डिमांड कम हो जाता है। हर प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है। ये डिमांड कम होने के कारण होता है हमारा जॉब वगैरह लॉस हुआ, कोई भी अंडरलाइन रीज़न हो सकता है। जॉब लॉस हो गया तो उससे हमारा परचेजिंग पावर कम हो गया। परचेजिंग पावर मतलब कि योर एबिलिटी टू बाई द प्रोडक्ट। तो जब आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप खरीदेंगे कैसे, मतलब डिमांड कम हो गया। डिमांड कम होता है तो इकोनॉमी को, अगर इकोनॉमी ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं होता है तो दो तरीका से इकोनॉमी को करेक्ट किया जा सकता है। फिजिकल पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा और इकोनॉमी को करेक्ट करेगा, या तो मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि उस कंट्री का सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, यूएस का सेंट्रल बैंक है फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक। तो उस कंट्री का सेंट्रल बैंक थ्रू डिफरेंट इंटरेस्ट रेट से वो मनी सप्लाई को चैनलाइज करने का सोचेगा। तो ये दो आपको क्लियर हो गया, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। सो फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली मनी इंड्यूस कर सकता है थ्रू फिजिकल स्टिमुलस, वो भी मैंने समझाया है। और मॉनेटरी पॉलिसी हमारा नेक्स्ट लेक्चर वाला है, जिसमें मैं एक्सटेंसिवली डिटेल में कवर करने वाला हूँ, फ्रॉम आरबीआई इस्टेब्लिशमेंट थ्रू आरबीआई एक्ट 1934 से लेकर अभी तक आरबीआई का क्या कंपोजिशन है और कैसे कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है मनी पॉलिसीज़ को। सो ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अभी बस इतना समझ लीजिए, 2 पॉइंट समझ लिया आप। अब जल्दी जल्दी वर्ड वर्ड लिस्ट को रिवाइज कर लेते हैं। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जस्ट समझाया मैंने। रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी इन द फिक्स एक्सचेंज रेट मॉडल, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मॉडल, नॉट डिटरमाइन बाई मार्केट फंडामेंटल, ठीक है।
वेयर करेंसी वैल्यू आर नॉट डिटरमाइन बाई मार्केट फंडामेंटल, मतलब पर्टिकुलर कंट्री डिसाइड करेगा कि हम डिवैल्यू करते हैं। अगर मान के चलिए कि अगर फिक्स रेट मॉडल नहीं भी है और कंट्री चाहेगा कि हम अपना वैल्यू को एक एक मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि आप वैसे भी सोच सकते हैं। सपोज अगर फिक्स रेट मॉडल नहीं है, ठीक है, फिक्स रेट मॉडल नहीं है, तब भी अगर हम डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी चाहें तो क्या करेंगे? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मतलब हमारा जैसे रुपीस को लेते हैं, रुपीस का वैल्यू फॉल होगा। इसको रिवर्स में जाएंगे तो रुपीस का वैल्यू फॉल कब होगा? जब रुपीस का जो डिमांड है वो घट जाएगा। और डिमांड घटता कब है? डिमांड जब घटेगा कि जब रुपीस जो रुपीस का क्वांटिटी है वो मार्केट में बहुत बढ़ जाएगा। तो आपको पता है जिस चीज़ का भी क्वांटिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसका डिमांड घटने लगता है, और जब डिमांड घटेगा तो उसका वैल्यू घट जाएगा। ये आपको ये सीक्वेंस आपको पता है। तो अब हमें क्या करना है? सिंपल सा रुपीस का क्वांटिटी बढ़ा देना है। तो हम क्वांटिटी कैसे बढ़ाएंगे? इंटरेस्ट रेट हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट को इतना कम कर देंगे कि इजीली लोन मिल जाए। तो अब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी लोगों के पास होगा। सेकंड क्या होगा? सेकंड हम मनी प्रिंट करना स्टार्ट कर दें। मनी प्रिंट, एक्स्ट्रा मनी मार्केट में आ जाएगा। सो ये सब तरीका है। विदाउट फिक्स रेट एक्सचेंज मॉडल यू कैन स्ट्रैटेजिकली ऑल्सो डिवैल्यू योर करेंसी। बट इन दोनों का रिस्क क्या है कि ये दोनों लीड कर जाएगा इन्फ्लेशन को। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन लीड हुआ, फिर इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इट्स इकोनॉमी इज ऑल रिलेटेड। बस मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप सोच सकते हैं इन चीज़ों को। तो हम लोगों ने डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी देख लिया, करेंसी वॉर देख लिया, कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन मतलब अदर कंट्री भी अपने करेंसी को कम करने लगे सो दैट देयर एक्सपोर्ट ऑल्सो बिकम चीपर। मॉनेटरी पॉलिसी डील विद द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, अभी मैंने समझाया था। फिजिकल पॉलिसी अबाउट गवर्नमेंट इंड्यूसिंग मनी इन द मार्केट थ्रू इधर डायरेक्टली इंड्यूस कर रहा है, इधर सब्सिडी के माध्यम से, या तो टैक्स रेट कम करके वो मनी को बढ़ा रहा है। और मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है थ्रू दी डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, वो मैं समझाऊंगा। जैसे रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट, या रिजर्व रिक्वायरमेंट के थ्रू। अब देखिए जब 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था तो पहले बैंक का टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। तो बैंक जो लोन देता है दैट इज जनरली अ एसेट कंसीडर किया जाता है। एसेट और लाइबिलिटी का सिंपल डिफरेंस आप समझिए। एसेट सिंपल सा नॉर्मल लैंग्वेज में जो चीज़ मुझको पैसा बना के दे रहा है, जहाँ से हमें पैसा मिल रहा है दैट इज एसेट, और जहाँ जिसके वजह से मेरा पैसा जा रहा है दैट इज लाइबिलिटी। तो हम लोग जो घर में खरीदते हैं टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल, दीज आर ऑल लाइबिलिटी, इससे पैसा जा रहा है। हम लोग शेयर खरीदेंगे दैट इज एसेट, हम लोग लैंड खरीदेंगे दैट इज एसेट, क्योंकि वो पैसा बना के दे रहा है। तो ये सिंपल सा लैंग्वेज है, सिंपल सा लैंग्वेज में मैंने समझाया। तो बैंक्स के लिए जो लोन देगा मतलब लोन का इंटरेस्ट मतलब पैसा बना के बैंक को देगा। तो दैट्स वाई लोन इज अ एसेट फॉर कंपनी। और जो डिपॉजिट है, जो लोग बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं पैसा, उस पर बैंक को इंटरेस्ट देना है, मतलब बैंक का लाइबिलिटी है वो। ये क्लियर हो गया बैंक का बिजनेस का। ये एनपीए में लास्ट में समझाऊंगा, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि अगर 90 डेज से ज़्यादा अगर कोई जैसे बैंक कोई लोन दिया और 90 दिन से ज़्यादा हो गया है कि उस लोन का ना तो इंटरेस्ट आया है ना तो प्रिंसिपल अमाउंट आया है, तो वो लोन एनपीए घोषित हो जाएगा, एनपीए कंसिडर्ड हो जाएगा। इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। आप समझते हैं सब प्राइम क्राइसिस के बारे में। तो उससे पहले सब प्राइम नाम क्यों आया? तो देर आर टू काइंड ऑफ बोरोवर, वन इज प्राइम बोरोवर एंड सेकेंड इज सब प्राइम बोरोवर। तो प्राइम बोरोवर क्या होता है कि सिविल स्कोर, गुड सिविल स्कोर होता है। सिविल स्कोर जनरली होता है, आप देखिए कि कोई क्रेडिट एजेंसी होता है, जैसे एक क्रिसिल एक क्रेडिट एजेंसी है, ठीक है। सो क्रेडिट एजेंसी ना एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सिविल स्कोर डिसाइड करता है। जब आप लोन देते हैं सिविल स्कोर बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे आप पर्टिकुलर लोन लिए, जैसे होम लोन लिए, ठीक है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एजुकेशन लोन लिया था। सो एजुकेशन लोन लेने के बाद उसका कुछ रीपेमेंट होता है। तो मोराटोरियम पीरियड मतलब जब से मेरा लाइबिलिटी है कि हम मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना स्टार्ट करना है अपने लोन का। अगर मैं मंथली जितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है मैं करते जाऊं तो मेरा सिविल स्कोर बढ़ते रहेगा। तो सिविल स्कोर बढ़ने का मतलब है बैंक को पता चल रहा है कि ये मतलब हमारा क्रेडिट वर्दीनेस
बढ़ जाएगा। मतलब बैंक चाहेगा कि ऐसे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे, क्योंकि बैंक को श्योरिटी है कि मेरा पैसा वापस आएगा और टाइमली वापस आएगा। तो इसलिए गुड सिविल स्कोर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप लोन लेने जाएंगे बैंक में, तो सबसे पहले बैंक अपना आपका सिविल स्कोर देखेगा, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड होता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको 10% की जगह अगर आप थोड़ा नेगोशिएट करेंगे तो 9.5% पे भी लोन मिल जाएगा। लेकिन आपका सिविल स्कोर ज़्यादा कम है तो बैंक सोचेगा कि इसको लोन देने में रिस्क है, तो जहाँ रिस्क है तो वो चाहेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आपसे चार्ज करे अगर आपको लोन देगा तो दोज काइंड ऑफ बॉरोवर इज कॉल्ड प्राइम बॉरोवर। अब सब प्राइम बॉरोवर क्या होता है कि लोन टू बॉरोवर नॉट वर्दी विथ सम मॉर्गेजेस, मतलब वो वर्दी नहीं होता। अब देख के लग रहा है कि ये मतलब दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, कुछ मॉर्गेज रख लिया। सपोज आप 10 लाख का लोन दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसके पास मॉर्गेज, अर्थात मॉर्गेज मतलब वो होता है कि आप कुछ गिरवी रखते हैं कि जब लोन आप पे नहीं कर पाए तो उस मॉर्गेज को बेच के वो कंपनी और सॉरी जो बैंक है वो आपका अपना लोन अमाउंट निकाल पाए, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज। तो कंपनी बैंक क्या करता है कि सपोज उस 10 लाख का लोन दे रहा और उस इंसान के पास केवल 5 लाख का मॉर्गेज है, तो ऐसे इंडिविजुअल को हम लोग सब प्राइम बॉरोवर बोलते हैं। सो लोन टू समवन नॉट वर्दी विथ सम मॉर्गेजेस, सो ही विल नॉट पे लोन दैट मॉर्गेजेस सेल वैल्यू यूज टू कॉम्पेंसेट द लोन अमाउंट। मतलब उसके मॉर्गेज को सेल करके उसका लोन अमाउंट को पे करना होता है, लेकिन मॉर्गेज ही उसका वैल्यू नहीं है पूरे लोन अमाउंट का। सो दोज आर सब प्राइम बॉरोवर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। और यही एक्चुअल हुआ क्यों, 2008 से पहले यूएस मार्केट काफ़ी पॉजिटिव चल रहा था। जब ऑप्टिमाइज मार्केट होता है तो जो बैंक्स भी होते हैं वो माइंड में ऐसा रखता है कि हमारा अगर टोटल जीडीपी ग्रोथ अच्छा चल रहा है, फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक है, तो थोड़ा सा रिस्क लेके भी बैंक अपना लोन देते हैं। जैसे हम लोग ही है, जैसे स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट जब ऑप्टिमिस्टिक चलते रहता है, बहुत हाई लेवल पे हर स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम लोग भी क्या है कि अगर 10,000 लगाना है तो उस समय 20,000 लगा देते हैं। तो वैसे भी बैंक भी करता है। बैंक देखता है कि हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है, तो वो देख रहा है कंट्री ग्रो कर रहा है तो ये इंडिविजुअल, ये फर्म, अभी इसके पास कम मॉर्गेज है, अभी इसका क्रेडिट कम है, मे बी सबके साथ ये भी ग्रो करे, तो वो थोड़ा सा रिस्क ले लेता है। तो उस समय इतने सब प्राइम बॉरोवर को लोन दे दिया गया था कि सब एक साथ, जैसे नीचे क्राइसिस आया सब एक साथ डिफॉल्ट कर गए। और इसीलिए जो इंस्टीट्यूशनल बैंक जो बताया था मैंने, लेमन ब्रदर, वो इतना ज़्यादा वहाँ एनपीए हो गया, इतना ज़्यादा उसने लोन बांट के रखा हुआ था कि उसे डिफॉल्ट करना पड़ गया, उसे बैंकरप्सी फाइल करना पड़ गया। सो दैट इज अ सब प्राइम क्राइसिस था जो यूएस का। सो दो टर्मिनोलॉजी और समझ लेते हैं। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे एक रिसेशन है। रिसेशन का फॉर्मल डेफिनेशन है नेगेटिव ग्रोथ रेट फॉर मोर देन 2 क्वार्टर। पर क्वार्टर ग्रोथ रेट निकलता है। अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट, सपोज जैन टू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, हमारा ग्रोथ रेट -2% है, एंड सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर हमारा ग्रोथ रेट -4% है, तो दिस इज कॉल्ड एज रिसेशन। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट क्वार्टर में 4% है, दूसरे क्वार्टर में 2%, तीसरे क्वार्टर में 1%। ये देखिए लगातार 2 क्वार्टर घट गया हमारा ग्रोथ रेट, तो इसे रिसेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि रिसेशन का मतलब नहीं है कि ग्रोथ रेट कम होना, इसका मतलब है निगेटिव ग्रोथ। निगेटिव ग्रोथ फॉर मोर देन 2 क्वार्टर कंजिक्यूटिवली, मतलब पहला क्वार्टर दूसरे लगातार 2 क्वार्टर निगेटिव ग्रोथ होना। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और जैसे जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया था, दैट इज कॉल्ड स्लो डाउन, कि अगर 4-5% से ग्रो कर रहा है, फिर 4% से हमारा इकोनॉमी ग्रो होने लगा, फिर 3% से, इसको बोलते स्लो डाउन। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। और जब भी रिसेशन होता है जॉब लॉसेस होगा, ये तो क्लियर है। रिसेशन होगा तो ग्रोथ रेट कम होगा, ग्रोथ रेट कम होगा तो जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, डिमांड कम होगा। ये सब मैंने समझाया आपको, बहुत डिटेल में समझाया है। अभी क्राइसिस में क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल स्टिमुलस, मॉनेटरी स्टिमुलस। अभी मैंने समझाया था क्राइसिस में दो लोग बेल आउट करता है, या तो गवर्नमेंट बेल आउट करेगा थ्रू इस फिस्कल पॉलिसी, टैक्स रिडक्शन या टैक्स इंटेंसिव्स, या फिस्कल स्टिमुलस मतलब पंपिंग मनी टू द इकोनॉमी, खुद प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। सो दिस इज द टू वे फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मॉनेटरी स्टिमुलस दैट मीन्स आरबीआई पंपिंग मनी। आरबीआई डायरेक्ट मनी पंप नहीं करता, आरबीआई क्या करेगा कि जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट का भी मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ, रेपो रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी आता है, तो आरबीआई लोन दे रहा, तब आरबीआई अपने लोन का परसेंटेज कम कर देगा। करेंटली 6.65 है,
तो आरबीआई अपने लोन का सॉरी आई थिंक 6.35 है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो करेंटली जैसे ये रेपो रेट कम हुआ तो अब जो बैंक्स है, कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगा और इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, और बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आया, इसका मतलब है अब नॉर्मल पब्लिक को भी कम इंटरेस्ट पे लोन मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर कम इंटरेस्ट पे लोन आ रहा तो ये भी कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। तो पब्लिक के पास अगर कम इंटरेस्ट पे लोन आया मतलब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया, और मनी सप्लाई एक बार बढ़ा तो फिर डिमांड इंक्रीज होगा, धीरे धीरे हमारा इकोनॉमी अच्छे केस में अच्छे सिचुएशन में आ जाएगा। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये इंटरेस्ट रेट ही घटा सकता है, इंटरेस्ट रेट के थ्रू ही ये कंट्रोल करना सोचता है। एंड आरबीआई जैसा है और यूएस में फेडरल बैंक है। तो जब यूएस में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, एक यहाँ समझ लीजिए कि फिस्कल स्टिमुलस इज ग्रेटर देन मॉनेटरी स्टिमुलस, मतलब जब इकोनॉमी क्राइसिस होता है तो फिस्कल स्टिमुलस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? जैसे कोविड के केस में देखिए, अगर कोविड के केस में मॉनेटरी स्टिमुलस लाया जाए, बैंक बोले कि हम कम से कम रेट पे आपको लोन देना चाह रहे हैं, तो पहले अभी अपने ही जान का गारंटी नहीं है आदमी को कि अब अगले दिन हम बचेंगे या मरेंगे, तो हम लोन के चक्कर में थोड़ी रहेंगे। हमें तो फाइनेंशियल स्टिमुलस चाहिए, हमें खाने के लिए पैसा नहीं है, जॉब लॉस हो चुका है, हमें पैसा चाहिए खाने के लिए। अब गवर्नमेंट पंप मनी करेगा, उसके थ्रू फ्री राशन देगा, तब तो हम खाएंगे। तो इस कारण से जब ज़्यादा सिचुएशन क्राइसिस आ जाता है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिस्कल स्टिमुलस, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पंप मनी करना पड़ता है। मॉनेटरी स्टिमुलस काफ़ी कम बार ही काम करता है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड सेकेंड रीज़न है मॉनेटरी स्टिमुलस का, सपोज जो रेपो रेट है आरबीआई ने कम कर दिया, ठीक है, लेकिन रेपो रेट से मान के चलिए 5% कर दिया, तो अब जो बैंक है वो 5% पे तो लोन ले रहा है, लेकिन पहले 10% पे लोन देता था पब्लिक को, अभी भी 10% पे दे रहा। इस पे तो आरबीआई का कोई रेगुलेशन नहीं है, आरबीआई बस रेपो रेट कम कर सकता है, ये तो 10% पे ही लोन दे रहा। तो दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन, मतलब जो आरबीआई इंटेंड किया था कि हम रेपो रेट कम करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट करेगा बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करे, जिससे जो आम पब्लिक है वो लोन ज़्यादा ले पाए। लेकिन वो जो रेपो रेट कम करने का जो ट्रांसमिशन होने वाला था, जो इफेक्ट होने वाला था, वो बैंक के इंटरेस्ट रेट पे पड़ा ही नहीं। तो ये दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में भी एक्सटेंसिवली ये डिटेल में कवर होने वाला है। अब देखिए फेडरल बैंक ने क्या किया, जब 2008 में आपका सब प्राइम क्राइसिस हुआ, तो जब क्राइसिस होता है इसका मतलब है जब भी क्राइसिस का सिचुएशन आए, मतलब आपको मनी इंड्यूस करना है मार्केट में। सो मनी इंड्यूस के लिए उन्होंने प्रोग्राम यूज़ किया क्वांटिटेटिव ईजिंग टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। तो फेडरल बैंक ने क्या किया, बॉन्ड बाई प्रोग्राम स्टार्ट किया, जितने भी बैंक से उससे बॉन्ड को बाई करना स्टार्ट किया। मतलब बॉन्ड बाई होगा, फेडरल बैंक बॉन्ड बाई करेगा, और बाई करने के रिस्पेक्ट में मनी किधर फ्लो होगा, फ्रॉम फेडरल बैंक टू द रिस्पेक्टिव बैंक। इसका मतलब है, यहाँ मैं इसमें मैं समझा देता बॉन्ड बाई प्रोग्राम। जैसे जो बॉन्ड बाई प्रोग्राम जो यूएस फेडरल बैंक ने यूज़ किया था, इससे क्या किया था कि जैसे ये फेडरल बैंक है, ठीक है, सो इसने क्या किया कि जो इंडिविजुअल बैंक्स है जैसे B1 B2 B3, क्योंकि फेडरल बैंक दैट इज सेंट्रल बैंक, ये तो लोन देता नहीं पब्लिक को, जैसे आरबीआई है वो रेगुलेशन का काम करता है, लोन तो नहीं देता है। तो ये क्या किया कि बॉन्ड बाई करना स्टार्ट किया, ठीक है। जब बॉन्ड बाई करेगा तो जो डॉलर का इन्फ्लो किस तरफ होगा, बैंक की तरफ डॉलर इन्फ्लो होगा, ठीक है। अब बैंक की तरफ डॉलर इन्फ्लो होगा तो बैंक के पास डॉलर का प्राइस, डॉलर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो डॉलर इंक्रीज हुआ मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, और मनी सप्लाई जैसे इंक्रीज हुआ मतलब डिमांड इंक्रीज हो गया, और धीरे धीरे डिमांड इंक्रीज के बाद आप स्लोली देखेंगे इकोनॉमी रिवाइव होगा। अब एक चीज़ आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब डॉलर इंक्रीज करेगा, जो हमारा फॉरेक्स मार्केट है, सब डॉलर का सप्लाई इंक्रीज हो गया, तो आप देखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में डॉलर का सप्लाई इंक्रीज हुआ मतलब डॉलर का जो डिमांड है वो घट गया। और जब डॉलर का डिमांड घटता है तो आपको पता है, अगर डॉलर और रुपीज़ का रिलेशन देखा जाए तो डॉलर का डिमांड घटेगा तो रुपीज़ का वैल्यू बढ़ जाएगा, डॉलर का डिमांड घटेगा तो डॉलर का जो प्राइस है वो घट जाएगा, और डॉलर का प्राइस घटा मतलब उसके रिस्पेक्ट में रुपीज़ का प्राइस बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है, जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, जब जैसे ही फेडरल बैंक जैसे ही मनी सप्लाई ज़्यादा इंड्यूस करेगा,
तो इनडायरेक्टली इंडिया को क्या इफेक्ट होगा, इंडिया का रुपीज वैल्यू अप्रिसिएट करना स्टार्ट होगा। ये रिलेशन आप याद करके रखिएगा। तो यही सेम चीज समझाया गया है। बॉन्ड बाई हुआ, डॉलर आपका इन्फ्लो होने लगा डॉलर बैंक के तरफ, तो मनी सप्लाई बढ़ गया। और डॉलर ज़्यादा इन्फ्लो होगा तो पक्का है कि अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा है और वो, बट ऑब्वियस है कि अगर बैंक के पास कम पैसा है तो वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में वो लोन दे, और बैंक के पास अगर अगर ज़्यादा पैसा है तो कम इंटरेस्ट रेट पे, और कम पैसा है तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन दे। तो जैसे बॉन्ड बाई प्रोग्राम के वजह से डॉलर इंक्रीज हुआ तो इंटरेस्ट रेट भी बैंक ने कम कर दिया, जिससे मनी सप्लाई बढ़ गया, और मनी सप्लाई बढ़ा तो डॉलर वीक हो गया, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का जो क्वांटिटी है वो बढ़ गया। जहाँ क्वांटिटी बढ़ता है उसका प्राइस घटता है, मतलब वो वीक होता है, और डॉलर वीक हुआ मतलब रुपीज़ स्ट्रेंथन हुआ। तो ये आप रिलेशन याद रखिएगा कि जहाँ भी क्वांटिटेटिव ईजिंग होगा, जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा डॉलर का, ये रुपीज़ में डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज नाउ वी आर द इंटर डिपेंडेंट इकोनॉमी। अब हम लोग क्लोज इकोनॉमी में नहीं है। जो भी कहीं भी बड़ा बड़ा जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ कुछ भी इकोनॉमिक क्राइसिस होगा उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। 2008 का भी इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा था, लेकिन उतना नहीं पड़ा था, लेकिन तब भी सिग्निफिकेंटली पड़ा था। अब 2 साल के बाद लगभग 2010 में क्या हुआ कि धीरे धीरे यूएस इकोनॉमी रिवाइव करने लगा, तो यूएस एफडी ने, फेडरल बैंक ने बॉन्ड बाई प्रोग्राम को कम करने लगे। दैट इज कॉल्ड फेडरल टाइटनिंग पॉलिसी। टाइटनिंग होगा मतलब फेडरल जो डॉलर सप्लाई है वो कम हुआ, और डॉलर सप्लाई कम मतलब डॉलर का क्वांटिटी कम मतलब डॉलर स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स रुपीज़ वैल्यू डिप्रिसिएटेड, रुपीज़ वैल्यू नीचे गिरने लगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बार पूरा रिकैप कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज द लास्ट इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद कल से मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होने वाला है, तो पूरा एक बार हम 1950 1947 से रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हुआ है। फास्टली करेंगे। सो इनिशियली हमारा एग्रेरियन इकोनॉमी था। PL 480 1944 पे डिपेंडेंट थे। यूएस का जो पीस फॉर प्रोग्राम के अंडर में यूएस डेवलपिंग कंट्रीज़ को उसके ओन करेंसीज में चीप ग्रेन प्रोवाइड करता था। हम लोग 10 मिलियन टन अप्रॉक्स इंपोर्ट करते थे। वी आर द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ PL 480। लैंड रिफॉर्म का फर्स्ट फेज 1950 से 72 के बीच हुआ, जिसमें 4 चीज़ था: जमींदारी अबॉल्यूशन, टेनेंसी रिफॉर्म, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज जो कि पार्शल सक्सेस हो पाया था बिकॉज ऑफ, मैंने बताया था क्यों नहीं हुआ था पार्शल सक्सेस, क्यों नहीं हुआ था फुल सक्सेस, एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग बिकॉज ऑफ द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड कुछ ज़्यादा था। इस कारण से एक जो फार्मर थे, हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं बढ़ पा रहा था, एक साथ इरिगेशन फैसिलिटी, लेबर फैसिलिटी ये एक साथ नहीं दे पा रहे थे, ट्रैवलिंग ज़्यादा हो जा रहा था, उससे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ पा रहा था। ये जनरली लैंड रिफॉर्म एक तरह से फेल्योर हुआ, बिकॉज आपने देखा कि टीनेंसी रिफॉर्म के केस में भी जहाँ पर ओनरशिप राइट टीनेंट को दिया गया, या सीलिंग लगाया गया, इंडिविजुअल पे सीलिंग लगाया गया, इसमें सीलिंग को बाईपास करने के लिए बेनामी स्टार्ट कर दिए उन लोग। कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे ज़मीन ले लेते, डिवोर्स देने लगे, क्योंकि डिवोर्स होने के बाद वाइफ के नाम पे एक अदर सीलिंग वैल्यू लगेगा कि ज़्यादा हो जाएगा, और साथ में रहते थे। सो ये अलग अलग, जो कि मोरल बेस नहीं था, इसलिए बोला गया कि मोरालिटी के वजह से ये लैंड रिफॉर्म का अगर आप पॉलिसीज वाइज देखें तो एग्जैक्टली वो काम करता, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ड्यू टू द पीपुल, ड्यू टू द इंडिविजुअल मोरालिटी, लैंड रिफॉर्म उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो ये लैंड रिफॉर्म हम लोगों ने देख लिया। देन ये वॉर का सिचुएशन था 62 चाइना के साथ, 65 आपका पाकिस्तान के साथ, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोगों ने डी वैल्यू किया था। जैसे चाइना ने डी वैल्यू किया था अपना करेंसी को, तो हम लोगों ने 1966 पे करेंसी को डी वैल्यू किया था। और डी वैल्यू इसलिए किया था कि उस समय से हमें पता चल गया था कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डिप्लीट हो रहा है, और फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने के लिए हमें एक्सपोर्ट चाहिए, बिकॉज जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो डॉलर इनफ्लो होगा, हमारा डॉलर ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस कारण से एक्सपोर्ट को चीप बनाने के लिए, रुपीज़ वैल्यू को थोड़ा कम करने के लिए हम लोगों ने 1966 पे डी वैल्यू किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया ने टोटल 3 टाइम डी वैल्यू किया है, एक 1949 में, एक 1966 में, और एक 1991 में जो BOP क्राइसिस के टाइम में, ये 3 टाइम था जहाँ इंडिया ने डी वैल्यू किया है अपना करेंसी को। दैट मीन्स फिक्स एक्सचेंज रेट मॉडल फॉलो किया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 1960 हमारा स्टारवेशन पोवर्टी, फिर 1965 के अराउंड ड्राउट ईयर आया था। 1965 के अराउंड ही PL 480 प्रोग्राम भी रुक गया था बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल रीज़न। पाकिस्तान का वॉर के हिसाब से कुछ पॉलिटिकल रीज़न अराइज हुआ था। देन हम लोग FCI बफर स्टॉक, FCI का इस्टेब्लिशमेंट किए, दैट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1965, बिकॉज उस टाइम तक हमें पता चल गया था कि हमें अपने
फूड सफिशिएंट बनना है, क्योंकि वॉर सिचुएशन और क्रिटिकल सिचुएशन में अगर दूसरा कंट्री अगर फूड देना बंद हो जाए तो फिर तो हमारा कंट्री भूखे मर जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देन 1965 में ही फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, 1965 विद द हेल्प ऑफ एम एस स्वामीनाथन एंड नॉर्मन बोरलैंग। सो उससे फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ और हम लोग बफर स्टॉक बनाने में कायम हो गए। देन हम लोगों ने इंक्लूसिवनेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बैंक नेशनलाइजेशन 1969, 14 बैंक नेशनलाइज हुआ था, 1980 8 बैंक नेशनलाइज हुआ, करेंटली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, सब आप याद करते रहिएगा। सो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कॉटेज इंडस्ट्री को ज़्यादा फोकस किया गया था। उस समय वीट और राइस पे एमएसपी मिलता था, एमएसपी भी आगे मैं कवर करूंगा। एमएसपी मीन्स मिनिमम गारंटी प्राइस। सो ये क्यों दिया जाता था? मिनिमम गारंटीड प्राइस टू फार्मर सो दैट द फार्मर कंटिन्यू टू प्रोड्यूस दिस क्रॉप इन स्पाइट ऑफ द मार्केट स्टेबिलिटी। जैसे जो फार्मर होता है, मान के चलिए कि फार्मर कुछ फसल उगाए और फसल का कॉस्ट आ रहा है 10 रुपये पर किलो और मार्केट में प्राइस हो गया 6 रुपये पर किलो, तो अगर एक साल ऐसा हुआ तो अगले साल जो फार्मर है वो तो थोड़ा सा डी इंसेंटिवाइज हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो इसलिए, और उस समय फूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, फूड में हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना ही था। इस कारण से एमएसपी का कंसेप्ट लाया गया कि फार्मर को हम अश्योरेंस दे रहे कि आप अगर 10 रुपया आपका प्रोडक्ट कॉस्ट लग रहा है तो हम मान के चलिए 15 रुपये अभी इंश्योर कर रहे हैं, आपका सामान बिके ना बिके, हम पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हो जाता था, उतना सामान हम 15 रुपये में आपसे ले लेंगे, अब आप खेती कीजिए। तो इससे क्या हुआ, फार्मर एश्योर हो गया कि हमें अगर अच्छा दाम मिलेगा तो हम बेच देंगे मार्केट में, और नहीं मिलेगा तो 15 रुपये, हमें तो पर केजी 5 रुपये मिल ही रहा है। तो इस कारण से एमएसपी सक्सेसफुल हुआ था। एमएसपी वहाँ पर एक तरह का पॉजिटिव मूव था। 1966-67 यहाँ से ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग हुआ था। सबसे स्टार्टिंग पहले पंजाब में हुआ था, पंजाब एंड हरियाणा के साइड में। देन एफसीआई का एक काम और था, एफसीआई जनरली क्या करता था, एमएसपी से फूड ग्रेन इंपोर्ट करता था और उस फूड ग्रेन को फ्री में या कम कॉस्ट में पुअर पीपल को ट्रांसफ़र करता था। दैट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेलफेयरिज्म का ही पार्ट है ये। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया कि जो ग्रेन को ट्रांसफ़र करेगा, ग्रेन को देगा, फूड ग्रेन को देगा, अब कैसे डिसाइड करे कि कौन पुअर है कौन अबव पुअर है? तो प्रॉब्लम हो गया था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है, कौन अबव पॉवर्टी लाइन है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद 1991 का रिफॉर्म देखिए आप। रिफॉर्म से पहले क्रोनी सोशलिज्म था, लाइसेंस राज वगैरह, ज़्यादा लाइसेंस लेना पड़ता था इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, इस कारण से इंडस्ट्रीज कम थी, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन था। देन क्रोनी कैपिटलिज्म हो गया। अभी देखिए, क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब नेक्सस बिटवीन कैपिटलिस्ट, दैट मीन्स बिजनेसमैन, एंड द गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि कैपिटलिस्ट किसी भी तरह गवर्नमेंट का पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। अभी प्राइवेटाइजेशन भी एक नेक्सस का पार्ट भी बोल सकते हैं आप। देन इकोनॉमिक ग्रोथ तो हम लोगों ने अचीव किया 1991 पे, लेकिन ड्यू टू द क्रोनी कैपिटलिज्म वी आर नॉट एबल टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये क्वेश्चन का आप आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, व्हाई इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट शिफ्टेड और नॉट मेक द इंक्लूसिव ग्रोथ। वन रीजन इज क्रॉनिक कैपिटलिज्म। और कंक्लूजन वाले ऐसे क्वेश्चन के कंक्लूजन में आप इंक्लूड कर सकते हैं कि सॉल्यूशन इज, इफ वी आर डूइंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म अलॉन्ग विद दैट वी रिक्वायर्ड गवर्नेंस एज वेल एज द लीगल रिफॉर्म। क्योंकि आपने देखा जितने भी सोशल वेलफेयरिज्म स्कीम्स थे, उस स्कीम्स में करप्शन बहुत हाई लेवल पे था। जो डेटा मैंने बताया था, हर 5 रुपया में 1 रुपया नीचे आता था। 5 रुपया अगर वेलफेयर स्कीम के लिए अलॉट हुआ है तो 1 रुपया ही पहुंच पाता था बेनिफिशियरी के पास। तो इस कारण से जब भी इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट है कि दैट मस्ट बी बैक्ड बाई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेट्स जो ऑनेस्ट होने चाहिए, और सेकंड लीगल रिफॉर्म, दैट मीन्स लीगैलिटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 से 1 आ रहा है और हम लोग चुप बैठे हुए हैं। वी रिक्वायर टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन द करप्शन, बिकॉज देर इज नो, फिर अदरवाइज देर इज नो मीन ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एनी सोशल वेलफेयरिज्म, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। देन अब थोड़ा फास्टली वर्ड लिस्ट देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग बाई फेडरल बैंक, बॉन्ड बाई प्रोग्राम देख लिए, परफॉर्म बाई फेडरल बैंक ऑफ यूएस टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द यूएस मार्केट, जो कि रुपीज़ वैल्यू को बढ़ा रहा था। फेडरल टाइटनिंग मतलब अब बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को स्टॉप किया, डॉलर का वैल्यू स्ट्रेंथन हुआ, रुपीज़ डिप्रिसिएट किया, स्लोलिंग रिवर्सिंग क्वांटिटेटिव ईजिंग, ठीक है। लैंड रिफॉर्म देख चुके हैं हम लोग। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मिनिमम लेवल का पॉवर्टी होता है, मतलब
कि एटलीस्ट आपके पास उतना रिसोर्सेस होना चाहिए कि आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। अगर उतना भी रिसोर्सेस नहीं है देन यू आर अंडर द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अगर वर्ल्ड बैंक का आप डेटा देखें तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का अगर प्राइसिंग इंडेक्स देखें, इंडिया में लगभग $2 या $2 to $3 के करीब है पर डे, लगभग 200 रुपये के करीब। ये डेटा एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूँ लेकिन इसके करीब है। तो समझिए 200 रुपये पर डे, और आप उसको मान रहे हैं कि अगर 200 रुपये से ऊपर वो कमा रहा है पर डे, दे आर नॉट पुअर। तो ये तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्यूट लाइन। डिस्ट्यूट लाइन मतलब कि दे आर दैट मच पुअर कि दे आर नॉट एबल टू सस्टेन वन सेल्फ, अपना फैमिली छोड़ो खुद को नहीं सस्टेन कर पाएगा। सो पॉवर्टी पे एक्सटेंसिवली मैं डिस्कस करूंगा। देन पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो एफसीआई जो ग्रेन लेता था, फूड ग्रेन खरीदता था फार्मर से, उसके बाद उसे बीपीएल फैमिली दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली को फ्री में और एपीएल फैमिली को कुछ कंसेशन मतलब लोअर कॉस्ट पे बेचता था। देन एमएसपी देखें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स इंक्लूसिव ग्रोथ का डेफिनेशन देखिए, इंक्लूडिंग एवरीवन इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, that is there should be benefit because of the increasing of the GDP in the terms of handling problems like poverty, unemployment, gender equality। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हम वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हैं, लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम देखिए ये 100 से भी ज़्यादा हमारा रैंकिंग है। हमारा पोवर्टी देखिए, हम देखिए कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, इसका मतलब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन का ज़रूरत है। सो इसका मतलब है ये जो ग्रोथ हो रहा है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो अभी हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुआ है, सब पे पेनिट्रेट नहीं हुआ है। अभी हमें अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या चल रहा है, पोवर्टी का समस्या चल रहा है, जेंडर इक्वालिटी अभी तक अचीव नहीं कर पाए हम लोग। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन। दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन टू द इंक्लूसिव ग्रोथ। ये एक ऐसे का टॉपिक हो सकता है, या ये एक इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, या गवर्नेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है ये। अब एक ये मैंने समझा दिया, बट एक डायग्राम से आप देख लीजिए। ये जैसे फूड है, फार्मर ने फूड उगाया, ये फूड ग्रेन एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965 इस्टेब्लिश हुआ था, इसे गया एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को चला गया। अब ये जितने फूड कलेक्ट हुए थे यहाँ से सेंट्रल सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को चला गया ये पूरा फूड, और ये मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ करप्शन सबसे ज़्यादा होता है फूड में। ठीक है, सो यहाँ करप्शन क्या होगा कि आपको बोला जा रहा है कि राइस दीजिए, वीट दीजिए फ्री में, शुगर दीजिए और केरोसिन, लगभग यही 4 प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो शुगर और केरोसिन को यहीं रख दिया जाता है, केवल राइस और वीट को आगे बढ़ा दिया जाता है। और राइस वीट भी अगर 10 किलो है तो मान के 8-8 किलो पर पर्सन के आगे बढ़ा दिया जाता है। तो सबसे करप्ट डिपार्टमेंट ये है, स्टेट सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट। इसके बाद एक और यूनिट है दैट इज एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप, जो कि राशन शॉप भी बोलते हैं, जहाँ पर आप देखे होंगे, अगर आपने राशन शॉप देखा है जहाँ से लोग राशन लेते हैं। दिस इज़ प्राइवेट ऑल्सो, गवर्नमेंट ऑल्सो, प्राइवेट भी लाइसेंस लेके खोल सकते हैं, क्योंकि सप्लाई तो यहाँ से हो रहा, इनका काम बस डिस्ट्रीब्यूशन का है बेस्ड ऑन दी बीपीएल और एपीएल फैमिली। सो ये आप, इससे आपका इनकाउंटर हमेशा होता होगा। और जो लोग बीपीएल और एपीएल में आते हैं वो विजिट भी किए होंगे, वहाँ देखे होंगे वहाँ का भी सिचुएशन। यहाँ भी कुछ लेवल पे करप्शन है, अगर लोकल बॉडी इन्वॉल्व है, लोकल अगर पावर इन्वॉल्व है तो करप्शन यहाँ भी हो जाएगा। द रीज़न क्या होता है कि जब इस पॉइंट पे जब लोग जो बेनिफिशरीज हैं उनको तो लॉ के बारे में नहीं पता है, उनको ये नहीं पता कि हमें कितना अलॉट किया गया है। उनको अगर 10 किलो अलॉट है और उनको 5 किलो मिल जाए तो उनको ये लग रहा है कि कुछ नहीं मिल रहा था तो 5 तो अच्छा है। तो यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करने के लिए हमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस। और यहाँ पर जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, आप लोग जितना भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो एक पर्पस ये होना चाहिए कि एक ग्राउंड लेवल पे अगर लॉ का अवेयरनेस बढ़ा दिया जाए और सोशल सेंट्रल स्कीम के बेनिफिशियरी के अवेयरनेस बढ़ा दिया जाए तो ये करप्शन रुक जाएगा। और एक ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म जो कि लोकल पब्लिक तक पहुंच पाए, क्योंकि अभी देखिए हर पब्लिक चाहे गरीब हो या अमीर हो उसके पास मोबाइल फ़ोन का एक्सेस है। अगर कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सिस्टम बना सकते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल का, जहाँ पर आइडेंटिटी को हाइड करके आप कंप्लेन किया जा सकता है, तो ये एक सिस्टम एक एज अ सिविल सर्वेंट आप सोच सकते हैं। और एक ये मैंने फ्रेम भी कर दिया कि कुछ आंसर राइटिंग में ऐसा आप आंसर लिख सकते हैं, तो वो भी फ़ायदा है ना। अब आगे देखते हैं। FCI go down mainly filled with the grain from पंजाब and हरियाणा, बिकॉज जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन,
उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो हर स्टेट को वो उस लेवल पे फ़ायदा नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब और हरियाणा को हुआ है। सो इस कारण से जो एमएसपी मिलता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन जाता है, एफसीआई जो ग्रेन खरीदता है वो मैक्सिमम पंजाब और हरियाणा से ही खरीदता है। इस कारण से जो करंटली फार्म बिल आया था 3 ठो, जिसको बाद में प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, तो इसमें जो फार्म बिल में जो प्रोटेस्टर थे, आप देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा से ही ज़्यादा प्रोटेस्टर थे, ना कि नीचे साउथ एरिया या अदर पार्ट ऑफ द कंट्री से। सो इसका ये भी कारण है कि इनको क्या डर लग रहा था फार्म से, कि पहला तो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा, एंड सेकेंड कि धीरे धीरे क्या करेंगे, इन लोग ग्रेजुअली एमएसपी को रिमूव कर देंगे। तो ये डर के कारण इन लोगों का प्रोटेस्ट ज़्यादा था, और पंजाब और हरियाणा के पीपल ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देन 1990 के बाद एलपीजी रिफॉर्म, बस उसी को रिकैप किया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग ने देखा, प्राइवेटाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक फंडामेंटल पे ज़्यादा रेगुलेशंस कम हो गया, बट इंक्लूसिव ग्रोथ हम लोग नहीं देख पाए, इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ ही नहीं। इंडिया फेल टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ ड्यू टू द फेलियर ऑफ ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी बताया थे कि आप टॉप कंपनी को इंसेंटिव देंगे, वो टॉप कंपनी प्रोड्यूस करके आपको ज़्यादा टैक्स देगा, उस टैक्स से आप ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर स्कीम लगाएंगे, और उस वेलफेयर स्कीम से डिफरेंट जो बेनिफिशरीज है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उसको फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो वेलफेयर स्कीम है, इसको चलाने का काम है ब्यूरोक्रेट्स का। ब्यूरोक्रेट्स और अदर नोडल एजेंसी, लाइक अभी देखे थे सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, यहीं पर करप्शन हो जाता है, यहीं पर सब पैसा ब्लॉक हो जाता है, 5 में से केवल 1 जाता है। तो इस कारण से जो ट्रिकल डाउन थ्योरी था, यहाँ तो सही चला, हम लोग टॉप लेवल पे हम लोग टैक्स इंसेंटिव दिए, मतलब टैक्स में सब्सिडी दे दिए गवर्नमेंट ने, चलिए 10% टैक्स है, 5% दीजिए। गवर्नमेंट टैक्स हॉलीडे, मतलब जो नया नया कंपनी खोल रहा है उसे बोला कि आप 1 या 2 साल तक आप टैक्स मत दो, आप सिंपल आपको जो काम करना करो, सो दैट वो अपना प्रॉफिट लेवल पे देख पाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल यूटिलाइज कर पाए। प्रोड्यूसर को प्रमोट किया गया कि आप प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तो इससे जीडीपी तो बढ़ा, इंटेंशन था जीडीपी बढ़ेगा, जॉब्स इंक्रीज होगा, कुछ लेवल पे इंक्रीज हुआ, कुछ लेवल पे इनकम भी इंक्रीज हुआ लोगों का, पॉवर्टी भी कुछ कुछ लेवल पे सब इंक्रीज हुआ, ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, कंप्लीटली फेलियर था गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। लेकिन ये इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात हो रहा है कि अगर पहले 100 करोड़ लोग पॉपुलेशन पॉवर्टी के अंडर था, तो अब क्या है कि सपोज 50 करोड़ लोग पॉवर्टी के अंदर है। अगर हमारा, लेकिन पहले अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर 10 यूनिट था, तो अभी इकोनॉमिक ग्रोथ 100 मतलब 10 फोल्ड हो चुका है। जिस रेट से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, उसी रेट से हमारा पॉवर्टी रिडक्शन भी होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाया। दैट्स वाई इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ नॉट हैपनिंग। और बाकी सब जॉब और इनकम और पॉवर्टी वगैरह देख रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट देख रहे हैं, थोड़ा बहुत फूड सिक्योरिटी तो हम लोग अचीव कर ही लिए, वी आर नाउ द नेक्स्ट एक्सपोर्टर। मल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम अभी भी है, अभी भी आप अगर डेटा एनालाइज करें तो ये प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का सोचिए, हम लोग स्टार्ट किए 1969 से, बैंक नेशनलाइजेशन, पीएम जन धन 2014, इतना तक अभी हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं कर पाए। सो इट इज़ अ ड्रॉबैक, हमें और ज़्यादा रैपिड पेस में करना होगा। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया ये थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, बिकॉज रूरल इकोनॉमी थोड़ा सा बढ़ा है, इस कारण से माइग्रेशन कम हुआ है। बिकॉज पहले ज़्यादा देखा जाता था कि जितने भी रूरल लोग हैं, जैसे एग्रीकल्चर सीजन खत्म हुआ, वो सब माइग्रेट करके चल जाएंगे अर्बन एरिया में, क्योंकि अर्बन एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ काम मिलेगा। लेकिन अब जब धीरे रूरल एरिया में भी अगर धीरे धीरे काम बढ़ रहा है, तो माइग्रेशन कम हुआ है, सैनिटाइजेशन थोड़ा बढ़ा है, एग्रीकल्चर भी बढ़ा है, मतलब कुछ लेवल पे काम हुआ है और कुछ लेवल पे नहीं हुआ है। आप पूरे तरीके से पॉजिटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ के केस में आप बोल सकते हैं कि काफ़ी लोग छूट चुके हैं, और दिस इज बिकॉज ऑफ द करप्शन बाय द मिडिल मैन। इधर दे आर ब्यूरोक्रेट्स, इधर दे आर द डिफरेंट सप्लाई डिपार्टमेंट्स हु आर ऑथराइज टू सप्लाई द गवर्नमेंट सर्विसेज और प्रोवाइड द गवर्नमेंट सर्विसेज। जो ये डीबीटी आया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एक तरह से कुछ लेवल पर करप्शन रोकेगा, बिकॉज डीबीटी इज लाइक डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट। तो जो पहले सपोज पहले कोई एक पर्टिकुलर एजेंसी के थ्रू आपको 100 रुपये मिलता था, तो वो क्या करेगा, 100 रुपये में केवल 80 रुपये आगे ट्रांसफ़र करेगा, 20 रुपये खुद रख लेगा। एक मैं आपको रियल केस बताता हूँ क्या हुआ। मैं एक इंसिडेंट, दिस इज़ अ रियल केस, दिस हैपन लगभग 100 दिन, लगभग 2-3 महीना पहले मैंने सुना है कि एक गांव था, एक फ्रेंड है मेरा गांव में रहता, वहाँ क्या था कि वहाँ को जो पेंशन मिलता है ना, तो पेंशन में लोग जनरली आधार कार्ड पे पेंशन मिलता है। ठीक है, वो बिहार का केस है। सो वो आधार कार्ड में पेंशन मिलता है, तो जो
जो लोग इलिटरेट है, जो उस गांव में है, तो वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि सबका आधार कार्ड कलेक्ट करता है और थंब इम्प्रेशन लेता है और जाके बैंक से पेंशन कलेक्ट करके उसको देता है। तो दिक्कत क्या हुआ कि कुछ कुछ वो सब पूरे गांव के सब फैमिली का क्या करता कि पेंशन लेता था और मिलता था ऊपर से 400 लगभग, और उसमें आधा कट कट के केवल 200 देता था। सो दिस इज करेंटली ऑल्सो गोइंग ऑन, दिस इज नॉट मोर देन, ये लगभग 80 to 90 डेज पहले का बात है, मतलब अभी भी चल रहा है। मतलब हमें क्या करना है, अवेयरनेस, लिटरेसी, ये सब बढ़ाना होगा। अदरवाइज जितना भी स्कीम ला ले, इसका सक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज़ वन वे आउट थ्रू विच वी कैन मेक द इंक्लूसिव ग्रोथ सक्सेसफुल। देन 2008 सब प्राइम क्राइसिस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म इंडिया विल बिकम द मोर वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक। दैट मीन्स अब हमारा इकोनॉमी जो है वो ओपन इकोनॉमी हो गया, इंटरडिपेंडेंट हो गया, हम लोगों का ट्रेड जो है वो काफ़ी बढ़ने लगा। इसका मतलब है अब वर्ल्ड में कहीं भी कुछ होगा और ज़्यादा, और मोस्टली अगर ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री में होगा, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इंडिया पे पड़ेगा। जैसे 2008 में आपने देखा जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा। ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट पड़ा। तो इसका मतलब है नाउ वी आर लिविंग इन द इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी, द होल कंट्री इज इंटरडिपेंडेंट। नाउ वन कंट्री, अभी वॉर चल रहा है, आप देखिए ईरान और इसराइल का वॉर है, या कुछ दिन पहले यूक्रेन रसिया का वॉर चल रहा था। दे आर कंटिन्यूइंग, बट जिस स्ट्रेंथ पे उस समय चल रहा था अभी नहीं है। तो ये वॉर के वजह से आप देखिए ऑयल प्राइसेस हाइक हो गया, इन्फ्लेशन वगैरह हमारा बढ़ गया था। हम लोग तो चलिए रसिया से हम लोग खरीद लिए इवन आफ्टर द सैंक्शन बाय द यूएन, लेकिन दूसरे कंट्रीज जो ऑयल नहीं खरीद पाए सैंक्शंस की वजह से, उनका इन्फ्लेशन बढ़ गया होगा। इसका मतलब है वी आर लिविंग इन द इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी। सो इस कारण से कोई कुछ भी एक्सटर्नल चीज़ें होंगी, इंडिया पे वो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और क्वांटिटेटिव ईजिंग के बारे में भी समझ लिए, फेडरल बैंक का बॉन्ड बाइंग पॉलिसी, फेडरल टाइटनिंग समझ लिए, इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी, आप रिलेशन मैंने बताया था रुपीज़ वैल्यू पे। जैसे रुपीज़ वैल्यू डिप्रिसिएट होगा उसके बाद तो इंडियन इकोनॉमी, हर चीज़ का इम्पैक्ट आपको पता है क्या क्या चीज़ हो जाएगा। सो दीज आर द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सो नेक्स्ट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। सो आज मैं ये वीडियो यहीं कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि अब मॉनेटरी पॉलिसी जो यहाँ से होगा ये स्पेसिफिक टॉपिक ओरिएंटेड होगा। अभी तक मैंने 4 इंट्रोडक्शन क्लास कराया है। हर इंट्रोडक्शन क्लास में आपने देखा होगा कि मैं मैपिंग करा रहा हूँ कि 1947 या प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमारा इकोनॉमी कैसे चला है। पूरा ब्रॉडर वे में मैंने 2008 क्राइसिस भी बताया, मैंने 2014 जनधन योजना या जीएसटी 2017 या करंट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, पूरा एक मैपिंग करवा दिया आपको। और अब इंडिविजुअल यूनिट पे हम लोग जाएंगे। पहला यूनिट मॉनेटरी पॉलिसी होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कम्प्लीटली मॉनेटरी पॉलिसी पे होगा। सो होप ये इंट्रोडक्शन, 4 इंट्रोडक्शन क्लास ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि इकोनॉमी में पढ़ना क्या है। और इसके साथ मैंने लास्ट में प्रीलिम्स आंसर राइटिंग भी कराया था, प्रीलिम्स का क्वेश्चंस कराया था, और साथ ही में जब ये वीडियो लेक्चर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा तो टोटल मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रीलिम्स के प्रीवियस 20 to 30 ईयर क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा, क्योंकि मैं उस हिसाब से ही आपको टॉपिक कवर करा रहा हूँ। तो बस आपसे एक ये रिक्वेस्ट होगा, तो मेरा वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, रिवीजन में करा रहा हूँ। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही में हो सके तो आप इस चैनल का लिंक अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आप इस चैनल का लिंक दूसरे एस्पिरेंट को दे सकते हैं कि ताकि वो भी ये देख के इसका बेनिफिट उठा सके। सो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।